एक अध्याय एक खलनायक के रूप में पुनर्जन्म। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। युवा मास्टर उठो, महाप्रबंधक गु बाहर हैं। तेंजुआन बिल्डिंग के सामने सड़क किनारे एक काले रंग की लंबी लग्जरी कार खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और लिन युआन शून्यता से सामने देखता रहा। उसे होश में आने में काफी समय लगा और वह पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। धिक्कार है, ये कैसा नाटकीय कथानक है, यंग मास्टर। ड्राइवर ने सावधानी से बात की। उसे डर था कि लिन युआन का गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा। इस समय लिन युआन ने पहले ही जानकारी संसाधित कर ली थी। उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने जो पढ़ा था वह एक शानदार उपन्यास में तब्दील हो गया है। यदि वह नायक के रूप में स्थानांतरित हुआ होता तो यह अद्भुत होता, लेकिन दुर्भाग्य से स्थानांतरण के बाद उसकी पहचान इस शानदार उपन्यास में मूल खलनायक के रूप में थी। वह केवल नायक, एक हृदयहीन और अधर्मी व्यक्ति को उजागर करने के लिए अस्तित्व में था। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? लिन युआन ने फिर से शाप दिया, अपने बगल वाले ड्राइवर से पूरी तरह से बेखबर, जो पहले से ही बहुत पसीना बहा रहा था। यंग मास्टर, ड्राइवर ने सावधानी से फिर आवाज लगाई। रुक गया, महाप्रबंधक गु पहले ही बाहर हैं। लिन युआन ने अधीरता से ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन ड्राइवर की बातें सुनने के बाद वह तुरंत तनाव में आ गया। महाप्रबंधक गु पिंगई। मूल उपन्यास में उसका एक खलनायक वास्तव में एक बदमाश था जो कुछ भी करने से नहीं रुकता था। फिर भी वह गु पिंगई के प्रति अजीब तरह से आकर्षित था। उसने 3 वर्षों में 1095 बार कबूल किया। आज यहाँ प्रतीक्षा करना मूल रूप से अपराध स्वीकार करना जारी रखने की उनकी योजना का हिस्सा था। लेकिन मूल उपन्यास में 3 साल बाद गु पिंगई को एक निजी अंगरक्षक मिला जो इस पुस्तक का नायक था। नायक के गुरु ने एक बार गु पिंगई के दादा को बचाया था और इस एहसान का बदला चुकाने के लिए उन्होंने नायक को गु पिंगई के पक्ष में रहने की व्यवस्था की। धिक्कार है, तुम अभी भी वहां किसी खड़े हो, जल्दी करो और घर चलाओ। लिन युआन तुरंत दहाड़ने लगा। मूल उपन्यास में नायक के पास स्वर्ग विरोधी क्षमताएं, प्राचीन मार्शल आर्ट की महारत और असाधारण चिकित्सा कौशल थे, जबकि उसकी अपनी पहचान केवल एक बेकार अमीर दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी के रूप में थी। उसके पास किस पूंजी से लड़ना था? लिन युआन बहुत स्पष्ट रूप से समझ गया, यदि वह जीत नहीं सका तो क्या वह कम से कम छिप नहीं सकता था। इसलिए उसने तुरंत ड्राइवर से कार स्टॉर्ट करने का आग्रह किया और आज से वह गु पिंगई के साथ सभी संबंध तोड़ देगा और फिर कभी उसके साथ बातचीत नहीं करेगा। हो, वापस जाओ। लेकिन यंग मास्टर, क्या आप महाप्रबंधक गु के सामने कबूल नहीं करने जा रहे थे? कबूल करो क्या, जल्दी करो और मुझे वापस चलाओ। युवा मास्टर, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ड्राइवर ने कहा और एक तरफ हट गया, जिससे पता चला कि गु पिंगई उसके पीछे अपनी बाहें मोड़कर खड़ी है। उसने एक पेशेवर काला महिलाओं का सूट और एक पेंसिल स्कर्ट पहना हुआ था। उसके लंबे पतले पैर सुंदर ढंग से खड़े थे। उसकी नाजुक विशेषताओं में एक ठंडी अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी और उसकी गहरी आंखें लिन युआन को बुरे इरादे से देख रही थीं। सिस्टम बाइंडिंग होस्ट, बाइंडिंग पूल, होस्ट का नाम गु पिंगई। होस्ट, सिस्टम द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करें और आप सिस्टम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कार्य जारी, मेजबान कृपया लिन युआन की स्वीकारोक्ति स्वीकार करें। पूरा करने के लिए इनाम, कंपनी के भीतर आंतरिक मोल्स की एक सूची। गु पिंगई की बाहें थोड़ी सी खुल गईं। उसके दिमाग में अचानक आई आवाज ने उसे असहज कर दिया और बहुत गुस्सा भी आया कि वास्तव में उसे इस परेशान करने वाले लड़के की स्वीकारोक्ति स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन कंपनी में आंतरिक कर्मचारियों की सूची भी वह जानकारी थी जिसे वह जानना चाहती थी। हाल ही में तेंजुआन समूह को कई परियोजनाओं में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और यहाँ तक कि गोपनीय परियोजनाएं भी लीक हो गई थी। यह अपरिहार्य था कि आंतरिक तिल थे। लेकिन भले ही वह जानती थी कि तिल है, फिर भी उन्हें ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ये सच हो सकता है? गु पिंगई ने मन ही मन सोचा, क्यों न इसे आजमाया जाए। लिन युआन के कबूलनामे को स्वीकार करने से उसे कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उसे परेशान किया जाता रहेगा। वैसे भी उसे पहले ही 3 साल तक परेशान किया जा चुका था, इसलिए उसे थोड़ा और समय देने में कोई आपत्ति नहीं थी। और यदि इनाम वास्तविक होता तो ये तेंजुआन समूह के लिए एक जीवन रक्षक सुराग होता। लिन युआन को नहीं पता था कि गु पिंगई क्या सोच रही थी। उसकी बाहें देखकर वह बस मुस्कुरा दिया। आखिरकार मूल उपन्यास में यह महिला उसे पूरी तरह घृणा करती थी। शुभ दोपहर महाप्रबंधक गु। लिन युआन ने उसका अभिवादन किया, फिर तुरंत कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था और अब निकलने ही वाला हूं। आप तेजी से गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हैं? आप महाप्रबंधक गु का रास्ता रोक रहे हैं। आपके पास अवलोकन की कोई समझ नहीं है। लिन युआन ने अपने वाक्य के उत्तरार्ध में ड्राइवर की ओर देखा और उसे जल्दी से गाड़ी चलाने का संकेत दिया। मिस्टर लिन, क्या आप सचमुच बस वहां से गुजर रहे हैं? फिर आपके बगल में गुलाब किसके लिए है? गु पिंगई की आवाज कानों को अच्छी लगती थी, लेकिन इससे दूरी का एहसास होता था, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ पर एक अकेला फूल जिसकी प्रशंसा केवल दूर से ही की जा सकती थी। लिन युआन इस समय केवल इस परेशानी वाली जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने सीधे कहा, महाप्रबंधक गु, क्या आप कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? क्या आप अभी भी इस पर नियंत्रण रखेंगे कि मैं ये गुलाब किसे दूं? मुझे आश्चर्य है कि वह कौन था जिसने मुझे 3 वर्षों में गुलाब के 1095 गुलदस्ते भेजे। आप क्या कहते हैं मिस्टर लिन? जब गु पिंगई ने बोलना समाप्त किया तो लिन युआन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि एक मित्र दृष्टि उसकी ओर घूम रही है। उसने उस दिशा में देखा जिधर से नजर आई थी। गु पिंगई के पीछे लगभग उसी की उम्र का एक युवक खड़ा था जो सस्ते कपड़े पहने हुए साधारण लग रहा था। उसकी पूरी पोशाक संभवतः 100 युआन की भी नहीं होगी। ये सरलता ही थी जिसने लिन युआन को तुरंत पुष्टि कर दी कि यह व्यक्ति मूल उपन्यास का नायक लॉन हाओचेन डेस्टिनी का पुत्र था। हे महाप्रबंधक गु, मैं पहले हुई सभी परेशानियों के लिए माफी मांगता हूँ। यह मेरी गलती थी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए गुलाब निश्चित रूप से पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। मैं अब चला जाऊंगा। किसने कहा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता? हाँ। लिन युआन स्तब्ध रह गया। गु पिंगई के उत्तर के साथ क्या हो रहा था? क्या वह आमतौर पर गुलाबों को सीधे उसके सामने कूड़ेदान में नहीं फेंकती थी? इसे उन्हें पसंद करना कहा जा सकता है। ओह, लिन युआन समझ गया। यह अपमान था। उसने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए ऐसा कहा। सचमुच सबसे जहरीला होता है महिलाओं का दिल। वह ये नहीं बता सका कि गु पिंगई वास्तव में इस तरह की महिला थी। जब तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो तो ठीक है, तो मुझे अपमानित होने दो। जब आप मुझे अपमानित करना समाप्त कर लें तो बस मुझे खो जाने दीजिए और मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लिन युआन कार से बाहर निकले, कार से गुलाब निकाले और उन्हें गु पिंगई को भेंट किया। चूंकि महाप्रबंधक गु को भी पसंद है तो मैं उन्हें महाप्रबंधक गु को दे दूंगा। क्या तुम मुझसे कबूल कर रहे हो? गु पिंगई ने प्रतिवाद किया। लिन युआन ने मन में सोचा, ज्यादा मत बनो महिला। गुलाबों को कूड़े में फेंक देना ही काफी है। क्या तुम्हें मेरा चेहरा भी जमीन में दबा देना है? लिन युआन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह आखिरी बार था जब उसने इसे सहन किया। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ महाप्रबंधक गु। महाप्रबंधक गु, कृपया मेरी प्रेमिका बनो। लिन युआन ने लापरवाही से उसका मजाक उड़ाया। मम्मा, मैं सहमत हूँ। गु पिंगई ने गुलाब लिए और सीधे उत्तर दिया, बधाई हो मेजबान, आपने सिस्टम कार्य पूरा कर लिया है। इनाम, कंपनी के भीतर के आंतरिक कर्मचारियों की एक सूची आपके कार्यालय के कंप्यूटर पर भेज दी गई है। ए जी, सहमत। लिन युआन ने गु पिंगई को अविश्वास से देखा, यहाँ तक कि उसने आगे बढ़कर गु पिंगई के माथे को छुआ, फिर अपने माथे को छुआ। आपको बुखार नहीं है? आपको क्या परेशानी है? आप सहमत क्यों हुए? क्या आप खुश नहीं है कि मैं सहमत हो गया? खुश, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। लिन युआन अंदर से गुस्से में था। मुबारक हो मेरी गांड, क्या आप स्पष्ट रूप से मुझे नियति के पुत्र लॉन हाओचेन द्वारा लक्षित नहीं कर रहे हैं? हे 1/717-2 अध्याय 2 घर वापसी। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। गु पिंगई, आप उसकी स्वीकारोक्ति से कैसे सहमत हो सकते हैं?
कोई लिन युआन से भी अधिक चिंतित था। लॉन हाओचेन ने सीधे आगे कदम बढ़ाया, खुद को लिन युआन और गो कुंगी के बीच में रखते हुए लिन युआन को बहुत ही अमित दृष्टि से घूरते हुए। इस तरह से घूरे जाने पर लिन युआन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि दूसरा पक्ष अगले सेकंड में उसका गला घोंट देगा। हाँ महाप्रबंधक गो, आप मेरी स्वीकारोक्ति से कैसे सहमत हो सकते हैं? लिन युआन तुरंत बोलने लगा। उसे बहुत उम्मीद थी कि वह गो कुंगी को ये कहते हुए सुनेगा कि यह सिर्फ एक मजाक था, बस उसे चिढ़ा रहा था, और फिर अहंकारी मुद्रा में आ गया, गुलाब फेंक दिए और फिर उसका अपमान करते हुए कहा कि एक मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे यूं ही घूमने दिया जाए? गो कुंगी ने लॉन हाओचेन पर नजर डाली, उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बोली, लॉन हाओचेन, क्या मुझे अपने निर्णयों के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है? वह निश्चित रूप से लिन युआन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लॉन हाओचेन को भी पसंद करती थी। क्या ऐसा हुआ? यह आदमी, जिसे उसके दादाजी ने जबरन उसके साथ रहने के लिए बुलाया था, अत्यधिक परिचित होने का व्यवहार करता था, हर दूसरे शब्द में उसे गो कुंगी कहकर बुलाता था, जैसे कि उनका रिश्ता विश्वसनीय रूप से घनिष्ठ था। दूसरी ओर इस लिन युआन साथी के बारे में क्या? पहले वह हमेशा उसे गो कुंगी, ये गो कुंगी वह कहता था, लेकिन आज वह बदलकर महाप्रबंधक हो गया। क्या वह पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहा है? मुझे आपके दादाजी ने आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा के लिए आमंत्रित किया था, तो मैं कैसे परवाह नहीं कर सकता? मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है, उसका नाम लिन युआन है। वह बाइचेंग लिन परिवार के युवा मास्टर लिन पर भरोसा करता है, सभी प्रकार के बुरे काम करता है और बुरे कामों के अलावा कुछ नहीं करता है। वह बिल्कुल भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। यदि आप उसकी स्वीकारोक्ति से सहमत हैं, तो क्या ये बाग की मान में प्रवेश करने वाले मेमने की तरह नहीं है? लॉन हाओचेन ने गो कुंगी को अपने पीछे बचाते हुए बोला। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसने जो कहा है उसे सुनने के बाद उसके सामने लिन युआन क्रोधित हो जाएगा और कोई कदम उठाने की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ होगा, जिस बिंदु पर वह सीधे उसे सबक सिखा सकता है। आखिरकार लिन युआन जैसे लोग हमेशा बॉस बने रहने के आदी थे और किसी को भी उनके बारे में कुछ भी बुरा कहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि चीजें लॉन हाओचेन की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गईं। लिन युआन मुस्कुराया और फिर लॉन हाओचेन को सीधा अंगूठा दिखाते हुए कहा, ये भाई, आप लोगों को परखने में वाकई बहुत अच्छे हैं। महाप्रबंधक गो, यहाँ तक कि एक बाहरी व्यक्ति भी मेरी खराब प्रतिष्ठा को जानता है। यदि आप मेरी स्वीकारोक्ति से सहमत हैं, तो क्या यह एक मेमने के समान नहीं है जो खुद को बाग के मुंह में भेज रहा है? मुझे लगता है कि आपने अभी जो कहा है उसे वापस ले लेना चाहिए। ठीक है। लिन युआन को यही बात कहते हुए सुनकर गो कुंगी को ये बहुत मनोरंजक लगा। इस आदमी ने कब अपनी खराब प्रतिष्ठा स्वीकार की थी? महाप्रबंधक लिन वास्तव में दिलचस्प है। आपने मुझे 3 साल तक परेशान किया है, 3 साल तक मुझे कबूल किया है, और अब जब मैं सहमत हो गया हूँ तो आप चाहते हैं कि मैं अपना पिछला बयान वापस ले लूँ। आप मुझे क्या समझते हैं? गो कुंगी, अंततः यह एक ठंडा प्रश्न था। मुझे अन्य मामलों पर भी विचार करना है, हम अपने व्यवसाय पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। गो कुंगी ने गुलाबों को पकड़कर कहा और सीधे तेंग युआन बिल्डिंग में लौट आए। उसे अब ये पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या कंपनी के आंतरिक जासूसों की सूची उसके कार्यालय के कंप्यूटर पर दिखाई दी थी। गो कुंगी के चले जाने के बाद केवल लिन युआन और लॉन हाओचेन ही बचे थे। लिन युआन, आपके पास वास्तव में अच्छे तरीके हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने गो कुंगी को कैसे धोखा दिया। बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहें या मुझे असभ्य होने के लिए दोषी न ठहराएं। लॉन हाओचेन ने सीधे तौर पर उन्हें धमकी दी। उसके बगल वाला ड्राइवर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उनका यंग मास्टर लिन बेचेंग में स्वर्ग की तरह था और उसे इतने छोटे फ्राई से खतरा हो रहा था। आपने हमारे युवा मास्टर लिन को धमकी देने का साहस किया। आप बस मौत की तलाश में हैं। ड्राइवर ने कहा, आगे बढ़ने वाला हूं। वह मार्शल आर्ट के भी अभ्यासी थे। लिन युआन का ड्राइवर बनना एक पद था, लेकिन उसका लिन युआन की सुरक्षा करना भी कर्तव्य था। अन्यथा वह एक ड्राइवर के लिए उद्योग मानक वेतन से 10 गुना अधिक वेतन क्यों अर्जित करेगा? रुको रुको, तुम मेरे लिए रुको। ये देखकर लिन युआन ने तुरंत अपने ड्राइवर को रोका। क्या मजाक? आपका शौकिया कौशल उसकी एक उंगली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पीते हैं, लेकिन क्या होगा यदि लॉन हाओचेन बाद में मुझे पीटने के लिए इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है? वर्षों तक शराब और महिलाओं में लिप्त रहने के कारण उनका शरीर काफी समय से क्षीण हो गया था। लॉन हाओचेन शायद उसे एक मुक्के से मार सकता था। वह इस दुनिया में आते ही मरना नहीं चाहता था। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लिन युआन ने न जानने का नाटक करते हुए पूछा। लॉन हाओचेन। जब लॉन हाओचेन ने अपना नाम बताया तो वह अहंकारी था, मानो वह दुनिया को तुच्छ समझने वाला राजा हो। भाई लॉन, निश्चिंत रहें, आज से मैं गारंटी देता हूं कि मैं दोबारा गो कुंगी के सामने नहीं आऊंगा। ओह, क्या ये सच है? सच है, सच है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझो बच्चे। मैं आज तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें फिर से गो कुंगी के सामने आता हुआ देखूं तो तुम्हारे प्रति असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। तुम्हारे जैसा बदमाश उसके सामने आने के लायक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भाई लॉन सही है, लिन युआन ने बहुत विनम्रता से कहा। वह केवल इस भूतिया जगह को जल्द से जल्द छोड़ना चाहता था। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम जा सकते हो। ठीक है, अलविदा भाई लॉन। लिन युआन को ऐसा लगा मानो उसे बहुत बड़ी माफी दे दी गई हो। उसने तुरंत अपने ड्राइवर को खींचा, कार में बैठा और चला गया। रास्ते में ड्राइवर अभी भी कुछ हैरान था। उसने लिन युआन से पूछते हुए गाड़ी चलाई। यंग मास्टर लिन, आपने अभी मुझे लॉन नाम के उस बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाने दिया? क्या वह वास्तव में सोचता है कि वह एक ड्रैगन है क्योंकि उसका उपनाम लॉन है? उसकी आपको धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? यंग मास्टर, मैं उसे यम के आगे घुटने टेक दूंगा। तुम क्या जानते हो? तुम्हारी कुशलताएं भी उसे एक मुक्का लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे अभी से याद रखें। जब आप इस लॉन हाओचेन को देखें तो जहां तक हो सके दूर रहें। मैं यहाँ आपके जीवन के बारे में सोच रहा हूँ। लिन युआन ने चिढ़कर कहा। युवा मास्टर, तो आप वास्तव में मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह करते हैं? मैं अचानक थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ। ड्राइवर की आवाज थोड़ी कांप उठी। उसने सोचा था कि वह यंग मास्टर के अधीन सिर्फ एक कुत्ता था, एक बेकार जीवन। यंग मास्टर के लिए सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यंग मास्टर उसकी जीवन सुरक्षा के बारे में इतनी परवाह करेगा। वह सचमुच द्रवित हो गया। दफा हो जाओ, लानत है, कितना घृणित है। युवा मास्टर, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? चलो पहले घर चलते हैं। लिन युआन सीट के सामने झुक गया। उसकी नजर खिड़की के बाहर यातायात पर टिकी थी। इतनी ही देर में वह पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। अब वह बस घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहता था और अपने दिमाग में चल रही बातों को भी सुलझाना चाहता था। गो कुंगी की आज की हरकतें वास्तव में असामान्य थीं। ठीक है यंग मास्टर, लेकिन यंग मास्टर, हम किस घर वापस जा रहे हैं? बाइचेंग लिन परिवार के युवा मास्टर लिन के रूप में पारिवारिक संपत्ति 100 अरब से अधिक होने के कारण लिन युआन ने अपनी सुविधा और मनोरंजन के लिए बेचेंग में कई संपत्तियां खरीदी थीं। वह आमतौर पर अपने माता पिता के घर नहीं लौटता था, बल्कि अपने बाहरी आवासों में रहता था और विभिन्न महिलाओं के साथ अपने दिन बिताता था। अपने माता पिता के घर वापस? हाँ, एक योग्य ड्राइवर के रूप में वह जहां भी यंग मास्टर ने कहा गया, कभी कोई अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछा। कार तेजी से लिन युआन के माता पिता के आवास की ओर चली गई। यह एक रेट्रो शैली का प्रांगण था। जैसे ही कार अंदर आए, लिन युआन सीधे बाहर निकला और कुछ कदम चला। फिर उसने आंगन में एक 2 या 3 साल के बच्चे को खेलते देखा। उसके बगल में एक नौकर बड़ी सावधानी से उसकी देखभाल कर रहा था। हे 2/717 अध्याय 3 नया मिशन। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। तेंग युआन बिल्डिंग में गो कुंगी सीधे अपने महाप्रबंधक के कार्यालय में लौट आई। युवा सचिव, जो काम छोड़ने ही वाली थी, उसने अपने बॉस को गुलाबों का गुलदस्ता लिए वापस आते देखा और तेजी से आगे बढ़ गई।
उसने गु किंगी के हाथ से गुलाब लिया और पूछा, महाप्रबंधक गु, क्या ये फिर से लिन युआन के हैं? क्या मुझे इन्हें फेंक देना चाहिए? आज इन गुलाबों को मत फेंको, जाओ एक फूलदान ढूंढो और उन्हें व्यवस्थित करने में मेरी मदद करो। युवा सचिव ने आश्चर्य से महाप्रबंधक गु की ओर देखा। अतीत में महाप्रबंधक गु को लिन युआन द्वारा भेजी गई चीजों से हमेशा बहुत घृणा होती थी, यहाँ तक कि उन्हें छूने के बाद उन्हें हाथ धोने की जरूरत होती थी। आज क्या चल रहा था? मैंने उसका कबूलनामा स्वीकार कर लिया, इसलिए अब हम प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में हैं। आइए अभी इन फूलों को रखें। युवा सचिव को लगा कि उसने कुछ अविश्वसनीय सुना है। उसने गु किंगी को घूर कर देखा। महाप्रबंधक गु, क्या आप भ्रमित हैं? क्या आप नहीं जानते कि लिन युआन हमारे उत्तरी शहर में किस तरह का व्यक्ति है? घमंडी, दबंग और हर तरह की बुराई करता है। आप उसकी स्वीकारोक्ति कैसे स्वीकार कर सकते हैं? युवा सचिव को वास्तव में लगा कि यह गु किंगी के साथ अन्याय था। उसका अपना महाप्रबंधक गु उत्कृष्ट और सुंदर था, वह किसी बेहतर की हकदार थी। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए। बस वही करो जो मैंने व्यवस्थित किया है। ओह, और कार्यालय के दरवाजे पर नजर रखो, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? किसी ने नहीं। निर्देश देने के बाद गु किंगी तुरंत कार्यालय में चले गए। सुरक्षित रहने के लिए उत्सुकता से अपने डेस्क पर जाने और अपना कंप्यूटर चालू करने से पहले उसने कार्यालय का दरवाजा भी बंद कर दिया। जैसे ही कंप्यूटर चालू हुआ, उसने एक नवनिर्मित फोल्डर देखा जिसका फाइल नाम टेंग युआन ग्रुप इंटरनल कैटलिस्ट था। फाइल पर क्लिक करने पर कंपनी के साथ प्रत्येक व्यक्ति के विश्वासघात के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ नामों की एक लंबी सूची दिखाई दी। ये वास्तव में सच है। गु किंगी बेहद उत्साहित थी। इस सूची और उस पर मौजूद रिकॉर्ड के साथ वह कंपनी के आंतरिक मुद्दों को दूर कर सकती है। हालांकि सूची में उन्होंने एक बेहद अप्रत्याशित नाम भी देखा, चेन जिबाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक कंपनी का दिग्गज भी कंपनी को धोखा देने में शामिल होगा। गु किंगी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। टेंग युआन समूह की स्थापना उनके दादा और उनके दोस्तों ने की थी और चेन जिबाओ उनमें से एक थे। अब उनके दादा सेवानिवृत्त हो गए थे, महाप्रबंधक का पद उन्हें सौंप दिया गया था और चेन जिबाओ अभी भी बोर्ड पर बैठे थे और हर साल कंपनी का लाभांश प्राप्त कर रहे थे। कितना घृणित है ये पीठ में चुरा घूमने वाला गद्दार। गु किंगी ने अपनी नाजुक मुट्ठियां भींच लीं और ऑफिस डेस्क को पटक दिया। सिस्टम कार्य जारी किया गया। मेजबान, कृपया वंजिया प्लाजा जाएं, संयोग से लिन युआन से मिलें और 2 घंटे के लिए एक साथ खरीदारी करने जाएं। कार्य इनाम, चेन जिबाओ के पास मौजूद सभी शेयर। गु किंगी के दिमाग में फिर से एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। ये प्रणाली, इसके द्वारा जारी किए गए सभी कार्य लिन युआन से संबंधित क्यों हैं? गु किंगी ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन कार्य पूरा करने का इनाम वास्तव में आकर्षक था। यदि उसे चेन जिबाओ के सभी शेयर मिल जाते तो वह इस परजीवी को टेंग युआन समूह से बाहर निकाल सकती थी और कंपनी में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकती थी। कंपनी के लिए मैं इसे सहन करूंगा। गु किंगी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर अपने कार्यालय का कंप्यूटर बंद कर दिया और कार्यालय से बाहर चली गई। महाप्रबंधक गु, मैंने पहले से ही आपके लिए फूलदान में गुलाबों की व्यवस्था कर दी है। युवा सचिव ने गु किंगी को व्यवस्थित गुलाब भेंट किए। हम बस उन्हें मेरी मेज पर रख दो और फिर तुम घर जा सकते हो। ठीक है महाप्रबंधक गु, युवा सचिव ने उत्तर दिया। गु किंगी सीधे पार्किंग स्थल पर गए, वंजिया प्लाजा तक ड्राइव करने की तैयारी की। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठी, लॉन हाओचेन तुरंत यात्री सीट पर बैठ गई। आप कब प्रकट हुए? गु किंगी लॉन हाओचेन की अचानक उपस्थिति से चौंक गई और नाखुश होकर पूछा। गु किंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। ये सुनकर गु किंगी को अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वह बहुत असहज हो गई। उसने अपनी चिकनी बांह को कई बार रगड़ा और कहा, बाहर निकलो, मेरी अनुमति के बिना तुम्हें मेरी कार में आने की अनुमति नहीं है। लेकिन क्या आप घर नहीं जा रहे हैं? आप बस मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर रास्ते में कोई खतरा हो तो मैं किसी भी समय आपकी रक्षा कर सकता हूँ। लॉन हाओचेन ने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा। लॉन हाओचेन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं खतरे का सामना करूँ? क्या ऐसा है कि अगर मैं खतरे का सामना करूँ तो तुम सुंदरता को बचाने वाले नायक की भूमिका निभा सकते हो और फिर मैं तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल दूंगा? मैं आपको बता दूं, ये कानून द्वारा शासित समाज है। मेरे खतरे का सामना करने की संभावना आपके कार से टकराने और बाहर निकलने पर मरने की संभावना से कम है। इसके अलावा हालांकि दादाजी ने आपको अस्थायी रूप से मेरे घर में रहने दिया है, लेकिन वास्तव में इसे अपना घर न समझें। बाहर निकलें। गु किंगी को गुस्सा आ रहा था। जब से लॉन हाओचेन गु परिवार में आए, उसके दादाजी पर भूत सवार हो गया था। वे लॉन हाओचेन के लिए विशेष स्नेह दिखाते थे, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे और यहाँ तक कि लॉन हाओचेन को अपनी पोती से भी बेहतर मानते थे। कभी कभी वह सचमुच सोचती थी कि क्या लॉन हाओचेन उसके दादा का बाहर से आया नाजायज बेटा था। उसे गु परिवार में रहने देना एक बात थी, लेकिन कथित तौर पर उसकी सुरक्षा के लिए उसे उसका निजी अंगरक्षक बनाने की भी व्यवस्था की गई थी। कृपया, वह एक पुरुष है, वह एक महिला है। अगर उसे निजी अंगरक्षक की जरूरत भी हो तो क्या वह एक महिला नहीं होनी चाहिए? गु किंगी वास्तव में अपने दादा की विचार प्रक्रिया को समझ नहीं पाए। गु किंगी, नाराज मत हो, मैं तुरंत बाहर निकल जाऊंगा। लॉन हाओचेन मुस्कुराए। गु किंगी के शब्दों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। लॉन हाओचेन की कार से बाहर निकलने के बाद गु किंगी ने गैस पैडल पर कदम रखा और तेजी से चला गया। कार को दूर जाते देख लॉन हाओचेन को असहाय महसूस हुआ। उसके पास एक भी सिक्का नहीं था और जहां तक मोबाइल भुगतान की बात है, उसने इसे अभी तक नहीं सीखा था, इसलिए वह केवल गु परिवार में वापस जा सकता था। उन्होंने सांसारिक मामलों से बेखबर 20 वर्षों तक अपने गुरु के साथ गहरे पहाड़ों में खेती की थी। पहाड़ से उतरने के बाद उसे बहुत सी बातें सीखनी पड़ी। यही उनकी वर्तमान दुर्दशा का कारण बना। मुझे जल्दी से मोबाइल भुगतान सीखना चाहिए, अन्यथा कुछ भी करना वास्तव में असुविधाजनक होगा। लॉन हाओचेन ने अपना शरीर फैलाया और वापस भागने का फैसला किया। टेंग युआन बिल्डिंग गु परिवार से 10 किलोमीटर दूर थी, जो लॉन हाओचेन के लिए कुछ भी नहीं थी, वॉर्म भी नहीं थी। टेंग युआन बिल्डिंग से निकलने के बाद गु किंगी मुड़े नहीं बल्कि सीधे वंजिया प्लाजा चले गए, एक अपेक्षाकृत विशिष्ट स्थान पर पार्किंग की। सिस्टम ने कहा कि मुझे संयोगवश लिन युआन से मिलना होगा और 2 घंटे के लिए एक साथ खरीदारी करने जाना होगा, लेकिन मैं संयोगवश उससे कैसे मिल सकता हूँ? अगर लिन युआन नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या मैं कार्य पूरा करने में असमर्थ नहीं होऊंगा? ड्राइवर की सीट पर बैठकर गु किंगी ने अंतहीन विचार करना शुरू कर दिया। आखिर ये तथाकथित व्यवस्था वास्तव में क्या थी? हर चीज की एक विशाल गेंद की तरह थी जिसे सुलझाना असंभव था और उलझती ही जा रही थी। इस बीच लिन युआन आंगन में अकेले खेल रहे छोटे बच्चे को देख रहा था और उसके दिमाग में यादें बनने लगी। हे 3/717 अध्याय 4 बेटी। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। मूल उपन्यास में मेरे इस खलनायक की एक प्यारी बेटी थी। वह अपने विश्वविद्यालय के दिनों में एक जूनियर के साथ जबरदस्ती करने का परिणाम था। बाद में उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और इस बेटी के कारण कनिष्क को उसके परिवार द्वारा तिरस्कृत भी किया गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने नवजात बच्चे को लिन परिवार के दरवाजे पर रख दिया और फिर आत्महत्या करने के लिए एक चट्टान से कूदने का फैसला किया। जब लिन फादर और लिन मदर को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे चमड़े की बेल्ट से अच्छी तरह पीटा, फिर इस छोटी पोती को स्वीकार किया और उसका नाम लिन यू रखा, जो आकाश में चंद्रमा की तरह उसकी पवित्रता और निर्दोषता का प्रतीक था। इसके बाद की साजिश अपमानजनक थी। मेरा ये खलनायक लॉन हाओचेन के साथ अपनी निरंतर प्रतिस्पर्धा में अंततः लॉन हाओचेन द्वारा कुचलकर मार डाला गया और लिन परिवार की सारी संपत्ति लॉन हाओचेन द्वारा जब्त कर ली गई। फिर भी इस बेटी, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझता था, ने उसका बदला लेने की भारी जिम्मेदारी ली। लेकिन वह नियति के पुत्र लॉन हाओचेन की बराबरी कैसे कर सकती थी? एक गलती के कारण उसे लॉन हाओचेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा।
इस कथानक के बारे में सोचते हुए लिन्युआन की इच्छा हुई कि वह किताब को फाड़ सके, इंटरनेट के माध्यम से लेखक को ढूंढ सके और उसे कुछ जोरदार थप्पड़ मार सके। और यह इसका अंत भी नहीं था। अधिकांश शहरी कुल उपन्यास अंततः खेती की कहानियों में विकसित होते हैं और लिन्युआन ने जो पढ़ा वह कोई अपवाद नहीं था। उन्हें मूल कथानक स्पष्ट रूप से याद था। 18 साल बाद स्वर्गीय द्वार खुल गया और इस दुनिया के लोग लघु स्वर्गीय क्षेत्र में जा सकते थे। जिस जूनियर को उसने हताशा की ओर धकेला था वह चट्टान से कूदने के बाद नहीं मरा, इसके बजाय वह गलती से लघु स्वर्गीय क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई और एक संप्रदाय के तहत खेती करने लगी। निसंदेह वह बाद में नियति के पुत्र लॉन हाओचेन द्वारा पराजित होने की साजिश से बच नहीं सकी। इन मूल कथानकों के बारे में सोचते हुए लिन्युआन अपनी मुट्ठी भींचने से नहीं रोक सका। वह उन महिला नायकों की परवाह नहीं कर सकता था जिनका उससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसे अपने आसपास के लोगों की रक्षा करनी थी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वे उसका परिवार थे। वह अपने परिवार को धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सका, यहाँ तक कि नायक सन ऑफ डेस्टिनी द्वारा भी नहीं। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, फिर अपनी बेटी की ओर चल दिया। छोटा खजाना, लिन्युआन ने धीरे से बुलाया। लिन्यू उसका दिया गया नाम था और लिटिल ट्रेजर उसका उपनाम था। उसके माता पिता अक्सर उसे लिटिल ट्रेजर कहते थे। ये डैडी है, डैडी। लिटिल ट्रेजर ने लिन्युआन को देखा और बेहद खुश हुई। अपने छोटे पैरों पर लिन्युआन के सामने दौड़ती हुई आई। युवा मास्टर लिन। लिटिल ट्रेजर की देखभाल के लिए जिम्मेदार नौकरानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन्युआन की एक नजर ने उसे रोक दिया, जिससे वह डरकर चुप हो गई। लिन्युआन ने लिटिल ट्रेजर उठाया और उसके गाल पर चुटकी काटने के लिए हाथ बढ़ाया। वह इस प्यारी बेटी के प्रति बेहद उपेक्षित रहा है, यहाँ तक कि पहले भी उसे मारता पीटता रहा है। फिर भी चाहे उसने उसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, यह बेटी हमेशा उससे प्यार करती थी। बाद में जब वह लॉन हाओचेन के साथ अपनी लड़ाई में असफल हो गया और मर गया, तब भी वह अनगिनत कठिनाइयों को सहते हुए उसे बदला लेने की कोशिश कर रही थी। अंत में वह उस कमीने लॉन हाओचेन से हार गई, जिसके बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आ गया। कौन सा पिता अपनी प्यारी बेटी को किसी सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ भागना स्वीकार कर सकता है? लिटिल ट्रेजर, क्या तुम्हें डैडी की याद आती है? लिटिल ट्रेजर को देखकर लिन्युआन का दिल पिघल गया। हालांकि पिछले जन्म में उनकी शादी नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और उन्होंने रिश्तेदारों के परिवारों के कई बच्चों की देखभाल की थी। आप? लिटिल ट्रेजर ने मधुर उत्तर दिया। लिटिल ट्रेजर बहुत अच्छा है। डैडी पहले बुरे थे और उन्होंने लिटिल ट्रेजर की उपेक्षा की थी। क्या लिटिल ट्रेजर डैडी को माफ कर देगा? ठीक है, ठीक है। लिटिल ट्रेजर डैडी को सबसे ज्यादा प्यार करता है। अपनी 3 साल की बेटी को ये शब्द कहते सुनकर लिन्युआन अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका और वे बह निकले। कैसा रहेगा कि पिताजी चीजें खरीदने के लिए लिटिल ट्रेजर ले जाएं? ढेर सारी छोटी छोटी पोशाकें, ढेर सारे छोटे छोटे खिलौने, ढेर सारे छोटे छोटे स्नैक्स खरीदें। ठीक है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। लिन्युआन ने जो भी कहा लिटिल ट्रेजर सहमत हो गया, जिसने लिन्युआन को गहराई से प्रभावित किया। उसने धीरे से अपना माथा लिटिल ट्रेजर के माथे पर दबाया, आगे पीछे रगड़ते हुए। तुम अभी भी वहां किस लिए खड़े हो? जाओ गाड़ी चलाओ। ओह हाँ 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 यंग मास्टर, मैं अब गाड़ी चलाने जाऊंगा। ड्राइवर स्तब्ध रह गया। यंग मास्टर आज सचमुच बदल गया था। अतीत में जब ये छोटी युवा मालकिन यंग मास्टर के करीब पहुंचती थी तो वह उसे लात मारकर दूर कर देती थी। आज वह उस पर इतना प्यार कर रहा था, ये सचमुच अजीब था। ड्राइवर ने तेजी से कार को लिन्युआन के सामने ले जाया और लिन्युआन अपनी बेटी को पकड़कर अंदर आ गया। युवा मास्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम चलो वंजिया प्लाजा चलते हैं। वंजिया प्लाजा उत्तरी शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो भोजन, मनोरंजन और विलासिता के सामान सहित हर चीज से सुसज्जित है। जब आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है तो वंजिया प्लाजा हमेशा एक अच्छा विकल्प है। जैसे ही लिन्युआन लिटिल ट्रेजर के साथ निकला, नौकरानी ने लिन फादर और लिन मदर का फोन नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही नौकरानी झट से बोली, मास्टर ये बुरा है, यंग मास्टर ने छोटा खजाना छीन लिया। आपने क्या कहा? वह बदमाश लिटिल ट्रेजर ले गया। आपने उसे रोका क्यों नहीं? लिन फादर ये रिपोर्ट सुनकर तुरंत अपने कार्यालय की कुर्सी से उठ खड़े हुए। मास्टर, आप यंग मास्टर के स्वभाव को जानते हैं, मैं उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं समझता हूँ, मैं अभी वापस आऊंगा। लिन फादर ने फोन रख दिया, अपना कोट उठाया और कंपनी छोड़ दी। राष्ट्रपति लिन, बाद में एक और बैठक है, आप अभी नहीं जा सकते। खो जाओ, कैसी बैठक? मेरा छोटा खजाना अब एक बुरे व्यक्ति के हाथों में है। कोई भी बैठक छोटे खजाने की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बैठक स्थगित कर दी गई। लिन पिता लिन त्यानिक सिंह ने अपने सचिव को डांटना, बोलना, अपना कोट पहना और एक साथ चलना शुरू कर दिया। लिन मदर के लिए भी यही स्थिति थी। नौकरानी का फोन आने के बाद उसने तुरंत बिना कुछ कहे अपना सारा काम बंद कर दिया और घर चली गई। लिन्युआन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी एक हरकत से उसके माता पिता में इतना हंगामा मच गया। इस समय वह पहले ही वंजिया प्लाजा पहुंच चुका था, अपनी बाहों में लिटिल ट्रेजर के साथ कार से बाहर निकल रहा था। बेहद जीवंत वंजिया प्लाजा को देखकर लिटिल ट्रेजर बहुत खुशी से मुस्कुराया। इस बच्चे को बाहर खेलने का अवसर कम ही मिलता था। अधिकांश समय उसे केवल नौकरानी ही देख सकती थी और घर के आंगन में खेल सकती थी। लिटिल ट्रेजर, आज हम जी भरकर खेलेंगे, कैसा रहेगा? ठीक है, जी भरकर खेलो, जी भरकर खेलो। लिन्युआन ने छोटा खजाना पकड़ा और वंजिया प्लाजा के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। और इसी समय उसकी दृष्टि में एक परिचित व्यक्ति प्रकट हुआ, गुकिंग। वह अभी भी वही पेशेवर सूट पहने हुए थी जो वह काम के लिए पहनती थी और सीधे उसकी ओर चल रही थी। गुकिंग अभी भी सोच रहा था कि संयोग से लिन्युआन से कैसे मुलाकात होगी, या अगर लिन्युआन नहीं आया तो क्या होगा। फिर पलक झपकते ही उसने देखा कि लिन्युआन एक छोटी लड़की को गोद में लिए हुए उसके सामने आ रहा है। वह ऐसा मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देगी, इसलिए वह जल्दी से कार से बाहर निकली और लिन्युआन के सामने आ गई। राष्ट्रपति लिन, क्या संयोग है, हम फिर मिलेंगे, गुकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हे 4/717/5 अध्याय 5 एक साथ खरीदारी। एआई मॉडल जेमिनी -2.0 फ्लैश। संयोग। लिन्युआन ने अपने सामने गुकिंग को देखा। उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ भी संयोग है। उसने लॉन हाओचेन से सिर्फ इतना वादा किया था कि वह गुकिंग के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचेगा और उसके सामने कभी नहीं आएगा। क्या यह इतनी जल्दी टूट गया? लॉन हाओचेन के बारे में सोचते हुए लिन्युआन ने तुरंत गुकिंग के पीछे देखा और पाया कि वह अकेली थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। महाप्रबंधक गो, क्या आप अकेले हैं? अभी भी बेचैनी है, लिन्युआन ने पुष्टि की। महाप्रबंधक लिन किसे ढूंढ रहे हैं? लॉन हाओचेन आपके साथ नहीं आए। मैं उसे अपने साथ क्यों आने दूंगा? गुकिंग इसे थोड़ा मनोरंजक मानने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने सामने लिन्युआन को देखा और उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से उसने जानकारी का एक टुकड़ा पढ़ा। लिन्युआन लॉन हाओचेन से बहुत डरता हुआ लग रहा था। ओह, यह अच्छा है कि वह नहीं आया। खैर महाप्रबंधक गो, मैं अब छुट्टी ले लूंगा, मुझे अभी भी अपनी बेटी को खिलौने खरीदने के लिए ले जाना है। जैसे ही लिन्युआन बोला वह सीधे जाने वाला था, लेकिन गुकिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुकिंग ने लिन्युआन की बाहों में प्यारे जियोबाओ को देखा। नॉर्थ सिटी के सभी उच्च वर्गीय परिवारों को मूल रूप से लिन्युआन के एक बच्चे के होने के बारे में पता था। गुकिंग स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था। वह जानती थी कि यह कॉलेज के दौरान लिन्युआन द्वारा एक जूनियर के साथ जबरदस्ती करने का नतीजा था। ये ठीक इसी बात के कारण था कि वह लिन्युआन से असीम नफरत करती थी, क्योंकि वह वास्तव में एक सुधारिया बदमाश था। हालांकि मिशन के इनाम के लिए वह इसे सहन कर सकती थी। महाप्रबंधक लिन, चूंकि हम यहाँ संयोगवश मिले हैं और मैं कुछ चीजें भी खरीदना चाहता हूँ, तो हम एक साथ क्यों नहीं जाते? लिन्युआन आश्चर्यचकित था। ऐसा नहीं लग रहा था कि गुकिंग कुछ कहेंगे। क्या वह कोई साजिश रच रही थी? लिन्युआन वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन जब तक वह इस महिला से दूर रहेगा ये ठीक रहेगा।
महाप्रबंधक गु वास्तव में मजाक कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि महाप्रबंधक गु भी खिलौने खरीदना चाहते हो? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके शब्दों का अर्थ यह था कि उनके लक्ष्य अलग अलग थे। वे एक ही रास्ते पर नहीं जा रहे थे और साथ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। महाप्रबंधक लिन, मैंने आपका कबूलनामा स्वीकार कर लिया है। अब मुझे आपकी प्रेमिका माना जाता है। ठीक है, भविष्य में हम शादी भी कर सकते हैं और फिर इस बच्चे को मुझे माँ कहना होगा। अब बैठक उपहार के रूप में उसके लिए कुछ खिलौने खरीदने का सवाल ही नहीं उठता। गुगिली मुस्कुराई और जियोबाओ के गाल पर चुटकी काटते हुए आगे बढ़ी। लिन युआन, बदमाश को एक तरफ रख दे तो ये छोटा बच्चा वास्तव में मनमोहक था। लिन युआन ने जियोबाओ की ओर बढ़ते गुकिंगी के हाथ को धक्का दे दिया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, गुकिंगी, क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? क्या ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकल सकते हैं? लिन युआन थोड़ा गुस्से में थे और उन्होंने सीधे गुकिंगी का नाम पुकारा। उनकी धारणा में, चाहे मूल काम में या पिछले शरीर में, गुकिंगी एक बहुत ही गौरवान्वित युवा महिला थी। ऐसी तुच्छ बातें उसके मुंह से कभी न निकलेंगी। गुकिंगी आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन उसके कुछ शब्दों के कारण क्रोधित हो जाएगी। अकेले खरीदारी करना उबाऊ है ना? साथ क्यों नहीं रहते? लिन युआन ने गुकिंगी की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे बढ़ गए। गुकिंगी भी निराश नहीं हुए। सब कुछ सिस्टम मिशन को पूरा करने के लिए था, इसलिए वह सीधे लिन युआन के पीछे चली गई। इस समय जियोबाओ ने लिन युआन की गर्दन को गले लगाया। उनके बगल में गुकिंगी पर नजर डाली और बचकानी आवाज में पूछा, पिताजी, क्या ये बड़ी बहन आपको पसंद करती है? ये सुनकर लिन युआन ने तुरंत जियोबाओ का मुंह बंद कर दिया और निर्देश दिया, जियोबाओ, आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। बगल में गुकिंगी मुस्कुराया। ऐसा क्या है जो कहा नहीं जा सकता? अब हमें प्रेमी और प्रेमिका माना जाता है। जियोबाओ ने जो कहा वह गलत नहीं है। जियोबाओ, आओ, बड़ी बहन तुम्हें गले लगाएगी। गुकिंगी ने जियोबाओ की ओर अपनी बाहें फैला दी। फिर जियोबाओ ने वास्तव में लिन युआन के शरीर से संघर्ष किया और गुकिंगी की बाहों में भाग गया। जियोबाओ, बड़ी बहन तुम्हारे लिए खिलौने खरीदेगी, ठीक है? यह गुकिंगी ने विजय के संकेत के साथ लिन युआन की ओर देखा। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जियोबाओ को अपनी बाहों में लेकर लिन युआन उसे पीछा करने से नहीं रोक पाएगा, भले ही वह उसे कितना भी न चाहे। गुकिंगी को बहुत आगे चलते हुए देखकर लिन युआन असहाय था। जियोबाओ अभी भी उसकी बाहों में था, वह क्या कर सकता था? वे दोनों एक साथ खरीदारी करते हुए वाकई एक जोड़े की तरह लग रहे थे। वे जियोबाओ को एक खिलौने की दुकान में ले गए और जियोबाओ को पसंद आने वाले खिलौनों का एक बड़ा ढेर खरीदा। फिर बच्चों के कपड़ों की दुकान में गए। सर, मैडम, क्या आप यहाँ अपनी छोटी राजकुमारी के लिए कपड़े खरीदने आए हैं? बिक्री सहायक का सेवा रवैया उत्कृष्ट और बहुत विनम्र था। एक नज़र में ये दोनों व्यापारिक संभ्रांत धनी व्यक्ति थे। यहाँ बच्चों के कपड़े सस्ते नहीं थे, वे सभी बड़े ब्रांड थे और एक टुकड़ा बेचने पर भी अच्छा खासा कमीशन मिलता था। आओ जियोबाओ, इसे आजमाएं। गुकिंगी ने एक गुलाबी छोटी पोशाक निकाली, उसे जियोबाओ के सामने रखा, उसका माप लिया और उसे इसे पहनने के लिए तैयार किया। जियोबाओ, आओ और इसे आजमाओ। लिन युआन ने भी इस समय कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और जियोबाओ के पास आए। हालांकि उन्होंने जो लिया वह कोई छोटी ड्रेस नहीं, बल्कि हरे रंग की डायनासोर पोशाक थी जो बहुत प्यारी थी। आपने किस तरह के कपड़े चुने? क्या जियोबाओ उन्हें पहन सकते हैं? गुकिंगी निराश लग रही थी। जियोबाओ ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं? छोटी लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। इन कपड़ों में क्या खराबी है? जियोबाओ अभी छोटी है और ये कपड़े उसके लिए बिल्कुल सही हैं। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह चाहकर भी इन्हें नहीं पहन पाएगी। मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रुचि को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? गुकिंगी, बकवास मत करो। मैं जियोबाओ का पिता हूँ, इसलिए जब कपड़े खरीदने की बात आती है तो निश्चित रूप से मेरी बात सुनी जानी चाहिए। तुम्हारा स्वाद बहुत खराब है। जब कपड़े खरीदने की बात आती है तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। लिन युआन और गुकिंगी ने एक दूसरे को घूर कर देखा। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे, दो खूंखार बाघों की तरह। वेटर, बस इस आकार का पालन करें और समान शैलियों के कपड़ों के लिए मुझे प्रत्येक में से एक दें और उन्हें लपेट दें। वेटर, इस साइज की छोटी पोशाकों के लिए सभी शैलियां, प्रत्येक में से एक, कृपया उन्हें मेरे लिए लपेट दें। लिन युआन और गुकिंगी दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने जियोबाओ को कपड़े पहनने नहीं दिए। उन्होंने सेल्स असिस्टेंट से सीधे तौर पर कहा कि साइज के हिसाब से कपड़े लेकर आएं, हर स्टाइल में से एक लें और उन्हें लपेटें। सर, मैडम, कुल 42,800 हैं। भुगतान कौन करेगा? अलग अलग बिल, अलग अलग बिल। बिक्री सहायक के प्रश्न का सामना करते हुए लिन युआन और गुकिंगी ने एक सुर में कहा। ऐसे दो बड़े ग्राहकों का सामना करते हुए बिक्री सहायक को कोई शिकायत नहीं थी और वह अलग अलग बिलों की तुरंत गणना करके गुप्त रूप से प्रसन्न था। सर, आपका टोटल है 18,000। मैडम, आपका टोटल है 24,800। लिन युआन और गुकिंगी ने बिना नजरें झुकाए अपने शॉपिंग कार्ड निकाले। भुगतान करने के लिए सीधे उन्हें स्वाइप किया। सर और मैडम, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। इतने सारे कपड़ों के साथ क्या आप चाहेंगे कि हम उन्हें पहनने में आपकी मदद करें? हाँ, कृपया उन्हें कार तक भेजें। लाइसेंस प्लेट संख्या 68 है। ठीक है सर, हम छोटी राजकुमारी के कपड़े बिल्कुल सही सलामत कार तक पहुंचा देंगे। कपड़े खरीदने के बाद गुकिंगी और लिन युआन कपड़े की दुकान से चले गए। हे 5/717 6 अध्याय 6। संदेह होने पर पहले अपने बेटे को मारो। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। जैसे ही गुकिंगी बच्चों के कपड़ों की दुकान से बाहर निकली, उसने अपने दिमाग में फिर से वह अजीब आवाज सुनी। सिस्टम मिशन को पूरा करने के लिए बधाई हो मेजबान। चेन जिबाओ के सभी शेयर जारी कर दिए गए हैं और शेयर प्रमाण पत्र आपके कार्यालय डेस्क की दराज में रख दिया गया है। अपने पिछले अनुभवों के साथ गुकिंगी पहले से ही सिस्टम के पुरस्कारों पर भरोसा करती थी और अब वापस जाकर पुष्टि करने की जल्दी में नहीं थी। चूंकि मिशन पूरा हो चुका था, वह जाने के लिए तैयार थी। आखिरकार लिन युआन के साथ खरीदारी करना कोई बहुत सुखद अनुभव नहीं था। हालांकि जैसे ही वह अलविदा कहने वाली थी, उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है। लिटिल ट्रेजर की मुस्कान बहुत खुश, शुद्ध और दोषरहित थी। इसने गुकिंगी को उस मुस्कान को सुरक्षित रखने की एक कदम में इच्छा महसूस कराई। वह बैठ गई, लिटिल ट्रेजर की ओर देखा और पूछा, लिटिल ट्रेजर, क्या कोई और चीज़ है जिसे आप खरीदना या खेलना चाहते हैं? ये प्रश्न सुनकर लिटिल ट्रेजर ने अंत में बोलने से पहले बहुत देर तक विचार किया। लिटिल ट्रेजर लॉलीपॉप खाना चाहता है। दादाजी और दादी आमतौर पर लिटिल ट्रेजर को लॉलीपॉप खाने नहीं देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब उन्हें खरीदते हैं। सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं, बल्कि बहुत सारे अन्य स्नैक्स भी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बड़ी बहन। हालांकि लिटिल ट्रेजर केवल 3 साल की थी, वह पहले से ही बहुत समझदार थी। वह उन लोगों को धन्यवाद देना जानती थी जो उसके प्रति अच्छे थे और बहुत विनम्र थे। लिन युआन ने अपने बच्चे को बड़ी संतुष्टि के साथ देखा। इतनी छोटी फिर भी इतनी समझदार और बुद्धिमान। बड़ी होने पर वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होगी। बाद में वे तीनों नाश्ते की दुकान पर गए और कई स्नैक्स खरीदे। पूरी प्रक्रिया के दौरान लिन युआन बमुश्किल ही कुछ बोल पाए, बस चुपचाप गुकिंगी को लिटिल ट्रेजर के साथ बातचीत करते हुए देख रहे थे। आखिरकार अलग होने का समय आ गया। लिन युआन ने गुकिंगी की बाहों से छोटा खजाना ले लिया। छोटा खजाना, बड़ी बहन को अलविदा कहो। अलविदा बड़ी बहन। अलविदा छोटा खजाना। गुकिंगी से अलग होने के बाद लिन युआन लिटिल ट्रेजर को कार में ले गए। कार पहले से ही विभिन्न खिलौनों, कपड़ों और स्नैक्स से भरी हुई थी। चूंकि ट्रंक और अधिक नहीं समा सका, इसलिए उन्हें पिछली सीटों पर ढेर कर दिया गया। छोटा खजाना लिन युआन की गोद में बैठा था। उसने अपना छोटा सिर उठाया और लिन युआन की टुडी की ओर देखा। पिताजी, क्या आपको अभी वह बड़ी बहन पसंद नहीं है? लिटिल ट्रेजर ने पूछा। उसकी बड़ी स्पष्ट आंखें झपक रही थी।
तुम तो अभी बच्चे हो, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? लिन युआन ने लिटिल ट्रेजर के गोल मटोल गाल पर चुटकी काटते हुए हंसी। पिताजी, भले ही मैं एक बच्चा हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। 3 साल के बच्चे की यह बात अजीब लग रही थी। 3 साल की उम्र आमतौर पर मासूम अज्ञानता की उम्र थी, लेकिन लिटिल ट्रेजर का दिमाग एक सामान्य 3 साल के बच्चे से अलग था। वह बहुत कुछ समझती थी। अन्य बच्चों के पिता और माँ हैं, लेकिन मेरे पास केवल पिताजी हैं। पापा, मुझे भी एक माँ चाहिए। लिटिल ट्रेजर ने बचकानी आवाज में कहा। लिन युआन का हाथ, जो लिटिल ट्रेजर के गाल पर चुटकी काट रहा था, अचानक रुक गया और उसकी अभिव्यक्ति भी गहरी हो गई। लिटिल ट्रेजर की माँ अभी भी जीवित थी, लेकिन इस दुनिया में नहीं थी। उसे ढूंढने के लिए, उसे खोज करने के लिए लघु स्वर्गीय क्षेत्र में जाने से पहले स्वर्गीय द्वार खुलने तक कम से कम 18 साल इंतजार करना होगा। लेकिन वह 3 साल के बच्चे लिटिल ट्रेजर को यह बात कैसे समझाता? एक पल की चुप्पी के बाद लिन युआन ने आखिरकार समझाया। लिटिल ट्रेजर की एक माँ है, लेकिन लिटिल ट्रेजर की माँ एक परी है। माँ अब अमरलोक में लौट आई है। लिटिल ट्रेजर को बस कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की जरूरत है, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम माँ को देख पाओगे। सचमुच, पिताजी मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। बेशक ये सच है, डैडी कसम खा सकते हैं, मैं लिटिल ट्रेजर से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हम तो मुझे विश्वास है डैडी। लिन युआन को ये कहते हुए सुनकर लिटिल ट्रेजर बहुत खुश हुआ। वह अपने 2 छोटे पैरों को आगे पीछे घुमाते हुए लिन युआन की गोद में बैठ गई। जल्द ही कार्लिन परिवार के निवास पर पहुंची। जैसे ही लिन युआन ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसने देखा कि उसके लिन पिता झाड़ू लेकर कार की ओर दौड़ रहे हैं और उसकी लिन माँ बेलन लेकर उसके पीछे आ रही है। इससे पहले कि कार रुकती, कार का दरवाजा पहले ही खुल चुका था और लिन फादर की डांट लिन युआन के कानों तक पहुंच चुकी थी। तुम छोटे कमीने हो, तुम्हें लिटिल ट्रेजर को बाहर निकालने के लिए किसने कहा? अगर लिटिल ट्रेजर को एक छोटी सी खरोंच भी लगी तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। लिन फादर, लिन फादर, लिन फादर, पहले शांत हो जाए। लिटिल ट्रेजर ठीक है, मैं बस उसे टहलने के लिए बाहर ले गया था। लिन युआन ने तुरंत समझाया। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। लिन त्यानिक सिंह ने बिल्कुल भी नहीं सुनी और सीधे झाड़ू घुमा दी, जिससे लिन युआन घबरा गया। दादाजी, पिताजी को मत मारो। यदि लिटिल ट्रेजर ने उस समय आगे बढ़कर लिन त्यानिक सिंह के पैर को गले नहीं लगाया होता तो झाड़ू दूसरी बार लिन युआन पर गिरती। लिन परिवार साधारण शुरुआत से आया था। हालांकि लिन त्यानिक सिंह की कड़ी मेहनत ने लिन परिवार को उत्तरी शहर के 4 महान परिवारों में से एक बना दिया था। फिर भी वे अपनी इस गहरी धारणा को नहीं बदल सके कि संतान के बच्चे सख्त अनुशासन से आते हैं और जब संदेह होता है तो पहले बेटे को पीटते हैं। छोटा खजाना, क्या इस बदमाश ने तुम्हें धमकाया? लिन त्यानिक सिंह नीचे बैठ गए, लिटिल ट्रेजर को देखा और सावधानीपूर्वक उसकी जांच की। उन्हें डर था कि उनकी छोटी पोती टकरा गई होगी या खुद को खरोंच लेगी। भले ही उसने त्वचा की एक परत भी खरोंच ली होती, लिन युआन आज खड़े होकर घर से बाहर नहीं निकल रही होती। पिताजी ने मुझे तंग नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे खिलौने और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी खरीदा। लिटिल ट्रेजर ने बताया कि लिन युआन उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती थी और उसने कार से कुछ कपड़े और खिलौने निकालकर भी दिखाया। ये सभी डैडी की हैं और ये छोटी पोशाकें एक सुंदर बड़ी बहन की हैं। बहुत बड़ी बहन। लिटिल ट्रेजर को ये 4 शब्द कहते हुए सुनकर लिन फादर और लिन मदर ने तुरंत लिन युआन की ओर मित्र दृष्टि से देखा। उनके बेटे की अविश्वसनीयता और उसका बाहर घूमना फिरना आम बात थी। उनका मानना था कि सुंदर बड़ी बहन उल्लिखित लिटिल ट्रेजर लिन युआन की बदनाम महिलाओं में से एक थी। लिन युआन, लिन मदर ने बेलन पकड़ लिया और लिन युआन की ओर देखा, ये संकेत करते हुए कि उसे खुद को समझाना चाहिए। ये गुपिंगी थी। आज मैं सामान खरीदने के लिए लिटिल ट्रेजर को वांजिया प्लाजा ले गया और संयोगवश हमारी उससे मुलाकात हो गई। फिर मुझे नहीं पता कि उसके मन में क्या आया, लेकिन उसने हमारे साथ खरीदारी करने पर जोर दिया। लिन युआन ने तुरंत समझाया, इस डर से कि यह गलतफहमी बढ़ जाएगी। गुपिंगी, वो परिवार की वह लड़की, क्या वह आपसे हमेशा नफरत करती थी? आपने उसे 3 साल तक कबूल किया और वह कभी सहमत नहीं हुई, लेकिन वह आपके साथ खरीदारी करने गई थी। लिन फादर और लिन मदर को स्पष्ट रूप से इस स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ। उनके बेटे ने 3 साल तक गुपिंगी का पीछा किया था, हर दिन उसकी कंपनी के प्रवेश द्वार पर जाकर कबूल किया था, जिसके बारे में हर किसी को पता था और वह सभी का चेहरा खो चुका था। परिणामस्वरूप गोपिंगी ने अपने बेकार बेटे को भी बर्दाश्त नहीं किया। अब वह उसके साथ खरीदारी करने जाएगी। आप किससे मजाक कर रहे हैं? ये सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप लिटिल ट्रेजर से पूछ सकते हैं। लिन युआन के साथ सचमुच अन्याय हुआ था। जब उसने सच कहा तो किसी ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लिटिल ट्रेजर, क्या बड़ी बहन जो आज हमारे साथ खरीदारी करने गई थी वही इस तस्वीर में दिख रही व्यक्ति है? लिन युआन ने अपना फोन निकाला, उसे गोपिंगी की एक तस्वीर मिली और उसे लिटिल ट्रेजर को दिखाया। मम्मा, ये बड़ी बहन है। लिटिल ट्रेजर ने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि लिन फादर और लिन मदर अभी भी कुछ हद तक अविश्वास कर रहे थे, क्योंकि लिटिल ट्रेजर ने ऐसा कहा था, वे अभी इस पर विश्वास करेंगे। इसके अलावा लिटिल ट्रेजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, जो पहले से ही सबसे अच्छा परिणाम था। ठीक है, अब यहाँ से चले जाओ। लिन फादर लिटिल ट्रेजर को वापस घर में ले गए और लिन युआन को अपनी पीठ के बल छोड़ दिया। हे 6/717 7 अध्याय 7 सुधार। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। क्या मैं सचमुच उन पर जैविक बच्चा हूँ? लिन युआन ने आह भरी। जिस झाड़ू से उसकी पीठ पर वार किया गया था वह अभी भी धड़क रहा था। हालांकि उसके पास शिकायतें थीं, लेकिन वह उन्हें आवाज नहीं दे सका। सभी चीजें कार से घर में ले जाएं, लिन युआन ने नौकर को बताया। फिर लिन त्यानिक सिंह के पीछे पीछे घर में चला गया। जैसे ही वे लिविंग रूम में पहुंचे, लिन त्यानिक सिंह सोफे पर बैठ गए और लिटिल ट्रेजर के गालों को मुआ मुआ के साथ चूम लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लिन युआन भी उनके पीछे पीछे आया था और वह खुद को नाराज होने और उसे डांटने से नहीं रोक सका। कमीने, तुमने अभी तक हाथापाई क्यों नहीं की? पिताजी, आपको कम डांटना चाहिए। आप अपने आप को हरामी तो नहीं कह रहे? लिन युआन ने जवाब दिया। कमीने, तुमने जवाब देना सीख लिया है। मुझे मेरी झाड़ू लाओ, आज मैं इस कमीने को पीट पीट कर मार डालूंगा। पिता पिता पिता, मैं गलत था, कृपया शांत हो जाए, क्रोधित मत होइए। ये देखकर लिन युआन तुरंत आगे बढ़ा और अपने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया, इस डर से कि वह वास्तव में झाड़ू ले आएगा और उसे फिर से मार देगा। वह इसे नहीं ले सका। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया पहले सुने। उन्हें सुनने के बाद मुझ पर हमला करने में देर नहीं होगी। ठीक है, मैं सुनूंगा। देखते हैं तुम क्या बकवास कर सकते हो। लिन युआन ने भी अपने विचारों को व्यवस्थित किया और लिन त्यानिक सिंह से कहा, पिताजी, इस अवधि के दौरान बहुत चिंतन के बाद अंततः मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूर्व वास्तव में किसी काम का नहीं था। इसलिए मैंने एक नया जीवन बदलने और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया है। लिन युआन ने बोलना समाप्त करने के बाद लिन फादर और लिन मदर को अपनी आंखें चौड़ी करते और आश्चर्य से अपना मुंह खोलते देखा। लिन फादर और लिन मदर ने एक दूसरे पर नजरें डाली। क्या यह अब भी मेरा बेटा है? बुआ लिन, हमारा बेटा, वह उसने वास्तव में अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार किया है और एक नया जीवन बदलना चाहता है और एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सच है या नहीं, ये देखने के लिए मुझे जल्दी से चुटकी बजाओ। लिन मदर का असली नाम चयन हुआ है। उसका नाम सामान्य है और वह वास्तविक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है। हालांकि उसे सीखना पसंद था। लिन त्यानिक सिंह से शादी करने के बाद उन्होंने एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उसने बहुत कुछ सीखा और लिन त्यानिक सिंह की सक्षम सहायक बन गई। वह लिन परिवार की अपार संपत्ति का आधाश्रय पाने की हकदार हैं। लिन परिवार में केवल लिन युआन ही उनका एकमात्र बेटा था, इसलिए वह छोटी उम्र से ही बिगड़ गया था। एक अहंकारी और दबंग व्यक्तित्व विकसित करते हुए एक अराजक युवा स्वामी बन गया। चेन हुआ को हमेशा उम्मीद थी कि उसका बेटा बेहतरी के लिए बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने कई बार बात की थी, लेकिन ये कभी काम नहीं आया।
आखिरकार उसने हार मान ली, जिससे लिन युआन भटक गया और जब समस्या पैदा हुई तो वह लिन तियानिक के साथ मिलकर उसे पीटने लगी। उसने सोचा कि उसका शेष जीवन इसी तरह बीतेगा, लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से उसने अपने बेटे को ये कहते हुए सुना कि वह एक नया जीवन बदलना चाहता है और एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। उसके चेहरे से उत्साह के आंसू बह निकले। उसने लिन तियानिक से उसे चुटकी काटने के लिए कहा कि क्या वह सपना देख रही है। ओह, दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धीरे से काटो, इतनी जोर से नहीं। चेन्हुआ ने लिन तियानिक को थप्पड़ मारा। इस बूढ़े को अपनी ताकत का पता नहीं था। हालांकि लिन तियानिक आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने चेन्हुआ की तरह लिन युआन पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि लिन युआन वास्तव में एक नया पता बदलना चाहते थे। वह सोफे पर पीछे झुक गया और लिन युआन की ओर देखते हुए बोला, अरे लड़के, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम ऐसे कुछ शब्द कहते हो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। यदि तुम्हारे पास कोई योजना है तो उन्हें जल्दी बताओ। क्या तुम्हें पैसा चाहिए या कुछ और? पिताजी, क्या आपको सचमुच मुझ पर भरोसा नहीं है? लिन युआन नाराज नहीं थे। बात बस इतनी थी कि उसके पिछले स्वभाव ने उसके माता पिता पर बहुत खराब प्रभाव छोड़ा था। केवल ये कहकर कि वह एक नया पत्ता बदलना चाहता है, चेन्हुआ इतनी भावुक हो गई कि उसने आंसू बहा दिए, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उसने अतीत में उसे कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। मैं केवल यह मानता हूं कि तेंदुआ अपने धब्बे नहीं बदल सकता। ये ठीक है, मैंने केवल कुछ सरल शब्दों से आपके मन को बदलने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार मैंने अतीत में बहुत सी मूर्खतापूर्ण चीजें की हैं, आप बस मेरे भविष्य के कार्यों को देख सकते हैं। मैं आज रात घर पर ही रहूंगा, रसोई को मेरा भोजन तैयार करने के लिए कहना याद रखें। लिन युआन की बात समाप्त होने के बाद वह उठे और अपने कमरे में लौट आए। हालांकि बाहर उनके कई आवाज थे, लेकिन घर में उनका कमरा हमेशा उनके लिए रखा जाता था। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। कमरे में सामान बड़े करीने से व्यवस्थित और बेदाग था। लिन युआन द्वारा दरवाजा बंद करने के बाद लिविंग रूम में लिन तियानिक और चेन्हुआ धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। क्या ये लड़का सचमुच बदल गया है? क्या वह फिर से कोई नई योजना बना रहा है? क्या आप हमारे बेटे के अच्छे प्रदर्शन की आशा नहीं कर सकते? मैं चाहता हूं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति है। क्या आपको लगता है कि वह बाहर किसी मुसीबत में फंस गया होगा जिसे वह संभाल नहीं सकता, इसलिए वह ऐसा कह रहा है? बस अपने दुश्मनों के दस्तक देने का इंतजार कर रहा हूं ताकि हम इसे सुझाने में उसकी मदद कर सकें। अल्पविराम। चेन्हुआ ने लिन तियानिक को देखा। वह इस संभावना से भी डरी हुई थी क्योंकि उसका बेटा वास्तव में ऐसी चीजें करने में सक्षम था। दादाजी, दादी, मुझे लगता है कि पिताजी वास्तव में बेहतरी के लिए बदल गए हैं। वह आज लिटिल ट्रेजर के साथ बहुत नर्म थे और उन्होंने लिटिल ट्रेजर को बिल्कुल भी नहीं मारा। इस समय लिटिल ट्रेजर ने भी हस्तक्षेप किया। चेन्हुआ ने अपनी छोटी पोती को गले लगाया। इस बच्चे को पहले बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। ये सब उसके निराशाजनक बेटे लिन युआन के कारण हुआ था। अच्छा बनो लिटिल ट्रेजर, तुम अभी भी छोटे हो और इन चीजों को नहीं समझते हो। लिन तियानिक ने लिटिल ट्रेजर से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारा बेटा सचमुच एक नया जीवन बदलना चाहता है तो यह अच्छी बात है। जहां तक आपने कहा, जब मुसीबत सचमुच दस्तक देगी तो उसे हराने में देर नहीं होगी। हम ये समझ में आता है। अपनी पत्नी को ये कहते हुए सुनकर लिन तियानिक ने भी सिर हिलाया। सचमुच इस समय कोई भीड़ नहीं थी। इस बीच लिन युआन अपने कमरे में लौट आया और सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया। बाहर दो बुजुर्गों के बीच उसके बारे में हो रही चर्चा से पूरी तरह अनजान था। अरे भगवान, वे वास्तव में जानते हैं कि लोगों को कैसे बदलाया जाए। जो अन्य लोग स्थानांतरित होते हैं उन्हें किसी प्रकार की व्यवस्था मिलती है, लेकिन मैं यहाँ इतने लंबे समय से हूँ और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। लिन युआन ने मन ही मन बुदबुदाया, ये सोचते हुए कि स्वर्ग उसे सिस्टम न देकर जानबूझकर धोखा दे रहा है। फिलहाल मूल कथानक को जानने के अलावा उसके पास कोई भी फायदा नहीं था। डेस्टिनी के पुत्र लॉन हाउचेन का सामना करते हुए और मूल खलनायक होने के नाते थोड़ी सी चूक उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। मेरी ताकत में सुधार करना अत्यावश्यक है। लिन युआन उठकर बैठ गया। केवल चीजों से बचना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था, क्योंकि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि बाद में उसे अन्य खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि उनके पास कोई बाहरी सहायता नहीं थी, इसलिए वे केवल मूल कथानक के ज्ञान पर ही भरोसा कर सकते थे। लिन युआन, बाहर आओ। जैसे ही लिन युआन अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, दरवाजे के बाहर से लिन तियानिक की आवाज आई। पिताजी, क्या कुछ गड़बड़ है? लिन युआन ने दरवाजा खोला और पूछा। चूंकि आपने कहा था कि आप एक नया पत्ता बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको यह मौका दूंगा। कल ये परिवार के पुराने मास्टर का जन्मदिन है। आप मेरी ओर से जाएं और ये परिवार के पुराने मास्टर को एक बधाई उपहार दें। उत्तरी शहर में 4 महान परिवार हैं, लिन, ये, गो और चू। लिन परिवार को छोड़कर, जो साधारण शुरुआत से आए और 4 महान परिवारों में अपना स्थान बनाने के लिए मजबूर हुए, अन्य 3 परिवार दशकों से उत्तरी शहर में स्थापित हैं। 4 महान परिवार व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वे अभी भी अपने सार्वजनिक संबंध बनाए रखते हैं। जब ये परिवार के पुराने मास्टर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो अन्य 3 महान परिवार निश्चित रूप से उपहार और बधाई भेजेंगे, अन्यथा ये परिवार के लिए अपमानजनक होगा, जिसे हल करना मुश्किल होगा। ये सुनकर लिन युआन मना कर नहीं वाला था, क्योंकि उन्हें याद था कि मूल उपन्यास में लॉन हाउचेन और गुपिंग भी ये परिवार के पुराने मास्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जाएंगे। मानो लिन युआन को मना करने का मौका न देने के लिए लिन तियानिक ने सीधे कहा, आपको जाना होगा। यदि आप नहीं जाते हैं तो अभी बाहर निकलें और कभी वापस न आएं। हम दिखावा करेंगे कि हमारा कोई बेटा नहीं है और लिटिल ट्रेजर के पास कोई पिता नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लिन युआन बोला, लेकिन अंदर ही अंदर वह शिकायत कर रहा था। अरे नहीं, क्या यह मुझे आपके गड्ढे में धकेलना नहीं है? हे 7/717 अध्याय 8 में ये कंपनी के लिए कर रहा हूँ। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उत्तरी शहर, गो परिवार। गोपिंग घर लौट आए और लिविंग रूम में दाखिल हुई, जहां उसने अपने दादाजी को गो वेजुन को मुख्य सीट पर सख्ती से बैठे देखा, जबकि उसके माता पिता उनके बगल में बैठे थे, सिर झुकाए, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अपने दादाजी के पीछे लॉन हाउचेन एक तरफ अपने हाथ उनकी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ, गोपिंग ने तुरंत धीरे से कहा, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ लग रही है। हम तुम्हें अब भी पता है कि वापस कैसे आना है? गो वेजुन ने गोपिंग को सुखद नजर से नहीं देखा, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, आपने और लॉन हाउचेन ने एक साथ कंपनी क्यों छोड़ी, और वह पहले से ही घर पर है, लेकिन आप अभी वापस आ रहे हैं? गो वेजुन ने उससे सवाल किया, जिसका अर्थ था कि यदि गोपिंग के जवाब ने उसे संतुष्ट नहीं किया तो उसे निश्चित रूप से पारिवारिक दंड का सामना करना पड़ेगा। थर्ड, गोपिंग ने अपना जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। कंपनी में कुछ मामलों के कारण, दादाजी, आप जानते हैं कि हमारे तेंजुआन समूह में एक आंतरिक मामला है, और आज मैंने एक कर्मचारी से संपर्क किया जिसने मुझे कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान की। यही वजह है कि मैं अब वापस लौट रहा हूँ। गोपिंग ने झूठ बोला, क्योंकि अगर उसके दादाजी को पता चला कि वह वास्तव में लिन युआन के साथ 2 घंटे से अधिक समय तक खरीदारी कर रही थी, तो वह शायद उसके पैर तोड़ देंगे और उसे तेंजुआन समूह के सीईओ के पद से भी हटा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही गोपिंग ने बोलना समाप्त किया, गो वेजुन की बेत ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे चिकनी पॉलिश फर्श पर हल्की दरारें दिखाई देने लगी, जिससे पता चला कि बूढ़े व्यक्ति ने कितना बल प्रयोग किया था। देखो, ये वह अच्छी बेटी है जिसे तुम दोनों ने पाला है, वह पहले ही झूठ बोलना सीख चुकी है। तुम मेरे लिए घुटने टेक दो। अपने दादाजी को क्रोधित देखकर गोपिंग ने स्वाभाविक रूप से अधिक कहने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उनके सामने घुटने टेक दिए। पूरे परिवार में दादाजी को सबसे सख्त थे। हालांकि वह सेवानिवृत्त हो चुके थे और घर पर अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहे थे, फिर भी परिवार के भाग्य पर उनका पूर्ण अधिकार था। वो परिवार में किसी ने भी उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। आज समूह छोड़ने के बाद आप वंजिया प्लाजा गए और फिर आप लिन परिवार के उस बदमाश लिन युआन के साथ खरीदारी करने गए, है ना?
दादाजी, आपने मेरी जांच की। ये सुनकर गु किंगी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गु परिवार की क्षमताओं के साथ किसी की जांच करना बहुत सरल था। गु किंगी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके दादाजी ने वास्तव में उस पर ऐसी क्षमता का इस्तेमाल किया था। इससे पहले आपने भी उस बदमाश लिन युआन का कबूलनामा स्वीकार कर लिया था, है ना? तुमने मुझे धोखा दिया। गु किंगी ने लॉन हाओचेन की ओर देखा, ये जानते हुए कि केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही जानते थे कि उसने लिन युआन के कबूलनामे को स्वीकार कर लिया है और लॉन हाओचेन उनमें से एक थी। ये लॉन हाओचेन का काम रहा होगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया गु किंगी, मैंने ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया था। लिन युआन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से कष्ट होगा। चाहे मैं पीड़ित हूं या नहीं, मेरा अपना निर्णय है। मुझे आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। चुप रहो। गु वेजुन की छड़ी फिर से फर्श पर टकराई, जिससे तेज आवाज निकली। उन्होंने अपनी पोती की ओर दो बड़े भाव से देखा, मानो निराश हो, और कहा, दादाजी ने आपकी सुरक्षा के लिए लॉन हाओचेन को आपके साथ रखने की व्यवस्था की, फिर भी आपने इतना खतरनाक कदम उठाया। आपने वास्तव में दादाजी को निराश किया है। दादाजी, मैं ये सब समझा सकता हूँ, गु किंगी ने जल्दी से कहा, बोलते समय लॉन हाओचेन की ओर घूरना नहीं भूली। एक चीज जिसे वह अपने जीवन में सबसे अधिक नापसंद करती थी, वह थी दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाना, और लॉन हाओचेन की उस पर सूचना निसंदेह उसकी निचली रेखा को पार कर गई थी। अच्छा, मैं सुनूंगा कि आप अपने आप को कैसे सही ठहराने की कोशिश करेंगे। गु वेजुन ने अपनी पोती को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर हल्के से फुसफुसाया। दादाजी, वास्तव में मैंने जो कुछ भी किया है वह तेंगयुआन समूह के लिए है। तेंगयुआन समूह आपका श्रमसाध्य प्रयास है और चाहे कुछ भी हो, मैं इसे गिरते हुए नहीं देख सकता। हाल ही में तेंगयुआन समूह का विकास असफलताओं से ग्रस्त हो गया है और कई मुख्य रहस्य लीक हो गए हैं। आंतरिक तिल को खत्म करना अत्यावश्यक है। और मेरी जांच के अनुसार इन गुप्तचरों में चेन जिबाओ भी शामिल है, जिसने लिन परिवार के त्यानिक सिंह समूह के साथ मिलीभगत की है। लिन युआन के साथ मेरा संपर्क, चाहे उसका कबूलनामा स्वीकार करना हो या उसके साथ खरीदारी करने जाना हो, केवल उसके करीब जाने के लिए था। उसे चेन जिबाओ की त्यानिक सिंह समूह के साथ मिलीभगत के सबूत प्राप्त करने के लिए था। क्या कहा आपने? गु किंगी के बोलने के बाद गु वेजुन ने अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए तुरंत पूछा और पुनः पुष्टि की। आपने अभी कहा कि कंपनी के सहयोगियों में से कौन था? गु किंगी ने चुपचाप अपने होंठ भींच लिए। जैसा कि अपेक्षित था, जब चेन जिबाओ के नाम का उल्लेख किया गया तो दादाजी को चिंतित होने लगे। दादाजी गु मित्रता को सबसे अधिक महत्व देते थे। अब ये जानने पर कि उसके दोस्त ने उसे और उस कंपनी को धोखा दिया है जो उन्होंने मिलकर बनाई थी, उसने वास्तव में अब पिछली बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने उसका ध्यान भटकाने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और लोहा गर्म होने पर उसने तुरंत प्रहार कर दिया। ये चेन जिबाओ दादाजी चेन है, गु किंगी ने अपने दादाजी के बोलते समय उनके हाव भाव को देखते हुए कहा। उसके उत्तर की पुष्टि करने के बाद दादाजी गु अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए एक छेद वाले गुब्बारे की तरह पिचक गए। काफी देर के बाद उसने गु किंगी की ओर देखा और अंत में कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है? दादाजी, यह मामला कंपनी के विकास से जुड़ा है, ऐसे में मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? क्या दादाजी को अब भी मेरी क्षमता पर भरोसा नहीं है? गु वेजुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी पोती की क्षमता पर संदेह नहीं था। उसकी क्षमता उसके बेटे से भी अधिक उत्कृष्ट थी, अन्यथा वह स्नातक होने के बाद गु किंगी को तेंगयुआन समूह के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने नहीं देता। क्या आपको सबूत मिले हैं? हालांकि मुझे अभी तक पूर्ण सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे पहले से ही कुछ सुराग मिल गए हैं। मेरा मानना है कि लिन युआन के साथ संबंध का लाभ उठाकर हम बाहरी लोगों के साथ चेन जिबाओ की मिलीभगत के सबूत अधिक तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। गु किंगी ने आत्मविश्वास से कहा, अच्छा, आप खड़े हो सकते हैं। दादाजी ने आपको पहले गलत समझा और गलत सही में अंतर किए बिना आपको दोषी ठहराया। ये दादाजी की गलती थी और दादाजी आपसे माफी मांगते हैं। ये कुछ भी नहीं है, मैं दादाजी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। गु किंगी मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। संकट टल गया। लॉन हाओचेन, मुझे डर है कि अगर गु किंगी अकेले लिन युआन के साथ बातचीत करेगी तो उसे नुकसान होगा। आपको उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। चिंता मत करो दादाजी गु, मैं निश्चित रूप से गु किंगी की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। लॉन हाओचेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अभी गु किंगी के उत्तर से वह समझ गया कि गु किंगी द्वारा लिन युआन के कबूलनामे को स्वीकार करना केवल एक उद्देश्य के साथ समीचीनता का मामला था, वास्तविक नहीं। इससे उन्हें काफी राहत मिली। कल उस बूढ़े आदमी का जन्मदिन है। गु किंगी, एक उपहार ले लो और वहां जाओ और लॉन हाओचेन को अपने साथ ले आओ। गु वेजुन ने गु किंगी की ओर देखा और कहा, अपनी पोती के इसे संभालने से वह बहुत सी चिंताओं से बच सकता था और लॉन हाओचेन के साथ रहने से वह पूरी तरह से निश्चिंत हो सकता था। समझा, गु किंगी ने उत्तर दिया। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था कि लॉन हाओचेन उसका पीछा करे, लेकिन इस समय वह बिल्कुल भी आपत्ति नहीं कर सकती थी। जब दूसरों ने उनकी बातों का विरोध किया तो दादाजी को कोई पसंद नहीं आया। हे 8/717/9 अध्याय 9 में पहले से अलग हूँ। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। ये परिवार के रास्ते में लिन युआन मूल उपन्यास के कथानक को याद करते हुए कार में बैठे। मूल उपन्यास में ये जन्मदिन भोज अपने बेटे लॉन हाओचेन के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया कार्यक्रम था, ताकि वह अपने चिकित्सा कौशल को दिखा सके और ये परिवार के साथ संबंध स्थापित कर सके, जिससे उसके भविष्य के प्रभाव का मार्ग प्रशस्त हो सके। ये परिवार के बूढ़े मास्टर एक पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, हर रात दर्द और ठंडे पसीने का अनुभव करते थे, अत्यधिक पीड़ा सहते थे। अपने दादा की पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए ये परिवार की युवा महिला येलिंगर ने छोटी उम्र से ही चिकित्सा का अध्ययन शुरू कर दिया था और अब वह चिकित्सा कला में निपुण हो गई है। हालांकि उसका अपने दादा की पुरानी बीमारी पर कुछ नियंत्रण था, लेकिन वह इसे कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकी। और आज ये परिवार के ओल्ड मास्टर के जन्मदिन के भोज में ये परिवार के एक युवक ने दिखावा करने की चाहत में एक लोक चिकित्सक को आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप ये परिवार के ओल्ड मास्टर की पुरानी बीमारी भड़क उठी। येलिंगर ने एक्यूपंक्चर देकर अपने दादा को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यही वह क्षण था जब लॉन हाओचेन ने दिन बचाने के लिए कदम बढ़ाया। न केवल ये परिवार के पुराने मास्टर को उसकी पुरानी बीमारी को खत्म करने में मदद की, बल्कि येलिंगर का पक्ष भी जीत गया, जिससे वह गुप्त रूप से उसके प्यार में पड़ गई। जैसा कि एक शानदार उपन्यास की कहानी से उम्मीद की जाती है, नायक को न केवल दिखावा करने का मौका मिलता है, बल्कि सुंदरता भी मिलती है। लिन युआन ने अपने होठों को अंदर की ओर मोड़ लिया। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर वह स्वाभाविक रूप से मूल उपन्यास में दिखाई दिए, लेकिन केवल लॉन हाओचेन का खंडन करने और लॉन हाओचेन की प्रतिभा को उजागर करने के लिए। लेकिन समय बदल गया है। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि लॉन हाओचेन को मारने के लिए खुद को पेश कर दे। उपहार पहुंचाते ही वह चला जाएगा। आज वह एक अदृश्य आदमी होगा। कार तेजी से ये परिवार के पास पहुंची और लिन युआन बाहर निकला। उसके पास जन्मदिन का वह उपहार था जो उसने ये परिवार के पुराने मास्टर के लिए तैयार किया था। जैसे ही वह कार से बाहर निकले, कोई उनका स्वागत करने आया। युवा मास्टर लिन यहाँ है, कृपया जल्दी से अंदर आएं। अंकल, ये कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। आप एक बुजुर्ग हैं, आपके सामने मैं खुद को यंग मास्टर कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? लिन युआन ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा। वह लंबा और हट्टा कट्टा था। उसकी तलवार जैसी बाहें, चमकीली आंखें, चौकोर चेहरा और मजबूत मांसल शरीर था, जो स्पष्ट रूप से लगातार व्यायाम का परिणाम था। उसकी शक्ल के आधार पर लिन युआन को पता था कि यह परिवार का वर्तमान मुखिया, ये परिवार के पुराने मास्टर का बेटा, येलिंगर के पिता, ये वेंजी है। उनका नाम परिष्कृत था, लेकिन वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे जो काफी विपरीत था। लिन युआन का जवाब सुनकर ये वेंजी ने फिर से उसकी ओर देखा। ये युवक आमतौर पर इतनी विनम्रता से व्यवहार नहीं करता था। वह हमेशा अहंकारी था, किसी के भी सामने खुद को ये बुरा आदमी कहने का साहस करता था। यह एक जन्मदिन का उपहार है जो मेरे पिता ने ये के लिए तैयार किया था। हमने इस 1000 साल पुराने जंगली जिनसेंग को खोजने के लिए कई चैनल खोजे और कई कनेक्शनों का उपयोग किया।
लिन युआन ने दोनों हाथों से उपहार प्रस्तुत किया। पैट्रियार्क लिन वास्तव में विचारशील हैं, वह आज व्यक्तिगत रूप से क्यों नहीं आए? अंकल, ये आप जानते हैं कि मैं बहुत सक्षम नहीं हूँ। मेरे पिता को अभी भी कंपनी के मामलों में व्यस्त रहना पड़ता है, तो उनके पास व्यक्तिगत रूप से आने का समय कैसे हो सकता है? ये वेंजी ने फिर से लिन युआन की ओर देखा। ये युवक वाकई पहले से अलग लग रहा था, या फिर कोई नई शरारत रच रहा था। वह मुस्कुराया, लिन युआन के कंधे को थपथपाया और कहा, तुम्हें अपने आप को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी युवा हो और तुम्हारे पास बहुत समय है। जल्दी से अंदर जाओ और बाद में हम साथ में कुछ पी सकते हैं। रुको, लिन युआन मुस्कुराया और ये परिवार की हवेली में प्रवेश किया। ये परिवार के बूढ़े मास्टर अब 70 साल से अधिक उम्र के हैं, इसलिए हर साल उनका जन्मदिन समारोह बहुत भव्य होता है। उत्तरी शहर के 4 महान परिवारों के अलावा अन्य व्यवसाय के मालिक, व्यावसायिक अभिजात वर्ग और कुछ छोटे परिवार भी हैं। हालांकि उनकी पृष्ठभूमि 4 महान परिवारों जितनी प्रमुख नहीं है, फिर भी वे उत्तरी शहर में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसके अलावा नॉर्थ सिटी की सरकारी एजेंसियों ने भी उन्हें बधाई देने के लिए प्रतिनिधि भेजे, जिससे ये परिवार को पर्याप्त सम्मान मिला। लिन युआन ने ये परिवार के आंगन में प्रवेश किया और केवल कुछ कदमों के बाद एक हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर फंस गया। उसने अपना सिर घुमाया और एक मोटा चेहरा देखा। लिन युआन, मैंने आपको पिछले 2 दिनों से नहीं देखा है। आप किस काम में व्यस्त हैं? क्या आप आज रात जिनहुआंग जाना चाहते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 2 लड़कियों को ढूंढना चाहते हैं? मोटू ने कहा। वह लिन युआन का सबसे अच्छा दोस्त, चू परिवार का युवा मास्टर, 4 महान परिवारों में से एक था जिसका नाम चू हाओजी था। वह और लिन युआन नॉर्थ सिटी ट्विन टायरेंट्स के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने साथ मिलकर कोई कम शरारत और डकैती नहीं की थी। उनकी प्रतिष्ठा लिन युआन की तुलना में थोड़ी बेहतर थी, लेकिन केवल मामूली रूप से। चू पांगजी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? उत्तरी शहर के 4 महान परिवारों में से केवल चू परिवार में 1 से अधिक बच्चे थे। चू हाओजी की एक बड़ी बहन थी जो एक अद्वितीय सुंदरता थी और मूल उपन्यास में आश्चर्यजनक महिला पात्रों में से एक थी। मेरी बहन काम में व्यस्त है और उसके पास आने का समय नहीं है। मेरे बूढ़े आदमी ने मुझे अभी भेजा है। आप मेरी बहन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि चू हाओजी एक बदमाश था, लेकिन वह अपनी बहन की जमकर सुरक्षा करता था, उसकी बातों को दिल से लेता था और किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं देता था। कॉलेज के दौरान उनका सबसे ज्यादा झगड़ा अपनी बहन के लिए हुआ था। चूंकि चू हाओजी के जन्म के कुछ समय बाद ही चू परिवार की कुल माता का निधन हो गया था, चू हाओजी का पालन पोषण उनकी बहन ने छोटी उम्र से ही किया था। उसके लिए वह सिर्फ एक बहन से बढ़कर थी। चू पांगजी, आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जैसा आप सोचते हैं? हाँ, भाड़ में जाओ। दोनों में नोकझोंक हुई, फिर एक दूसरे की ओर देखा और दोनों हंस पड़े। लिन युआन, क्या आप अभी भी गो पिंगई का पीछा कर रहे हैं? यदि आप मुझसे पूछते हैं तो आपको बस छोड़ देना चाहिए। आप बिना किसी परिणाम के 3 साल से उसका पीछा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वह दुनिया में एकमात्र फूल नहीं है। अब और नहीं, सचमुच अब और नहीं, सचमुच ये बहुत अच्छा है। आइए आज रात जिनहुआंग चलें और ठीक से जश्न मनाएं। मैं आपके लिए 2 शीर्ष स्तर की लड़कियां ढूंढूंगा। चू हाओजी ने उत्साह से कहा। जब से उसने गुकुंगी का पीछा करना शुरू किया, लिन युआन का जीवन बहुत अधिक नियमित हो गया था। हालांकि वह अभी भी मनोरंजन स्थलों पर जाते थे, लेकिन आवृत्ति बहुत कम थी। अक्सर चू हाओजी को अकेले जाना पड़ता था, जो बेस्वाद था और छोड़ना अफसोस की बात थी। अब यह अच्छा था, उसका सबसे अच्छा दोस्त आखिरकार वापस आ गया। भूल जाओ, मुझे आज रात घर जाकर अपने बच्चे से मिलना है। बच्चा? आपका मतलब उस छोटी बच्ची से है? क्या आप उसे सबसे ज्यादा नापसंद नहीं करते थे? चू पांगजी, आप नहीं समझते। अब जो मैं हूँ वह पहले से अलग है। लिन युआन ने चू हाओजी की पीठ थपथपाई और जारी रखा। मेरी सलाह सुनो, भविष्य में तुम्हें भी उन गंदी जगहों पर कम जाना चाहिए और अपनी बहन को तुम्हारे बारे में चिंता मत करने दो। पवित्र बकवास। चू हाओजी हैरान थे। उसने अपना मोटा हाथ बढ़ाया और लिन युआन के माथे को छुआ। उसे बुखार नहीं था तो वह बकवास क्यों कर रहा था? चले जाओ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सामान्य। लिन युआन अवाक था। ऐसा लगता था कि उसने पहले दूसरों पर जो छाप छोड़ी थी वह बहुत कठोर थी और उसे बदलना बहुत कठिन कार्य होगा। ठीक है, एक भाई के रूप में मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ। चूंकि यह मामला है, मैं उन 2 शीर्ष लड़कियों का आनंद लूंगा जो मैं आज रात आपके लिए ढूंढने जा रहा था। चू हाओजी ने बड़े दुख के साथ कहा। लानत है, यह आदमी जिद्दी था। लिन युआन भी इस बारे में असहाय थी। आखिरकार वह अपने जैसा नहीं था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। आंगन में एक पल इंतजार करने के बाद ये परिवार का बूढ़ा मास्टर आखिरकार बाहर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसे एक युवा लड़की का सहारा मिल रहा था। लड़की सुंदर और सुसंस्कृत थी, उसका फिगर बिल्कुल सुगठित था, यहाँ तक कि कई मीटर दूर से भी आप उसके शरीर की हल्की सुगंध को लगभग सूंघ सकते थे। यह पारंपरिक या प्राकृतिक शरीर की गंध से अलग था, इसके बजाय इसमें औषधीय सुगंध का संकेत था और इसे सूंघना ही किसी की आत्मा को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए पर्याप्त था। ये परिवार की युवा महिला येलिंगर। हे 9/717 10 अध्याय 10 शुरू होता है। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। ये लिंक ने अपने दादाजी को मुख्य सीट तक ले जाने में मदद की, फिर उनके पास खड़ी हो गई, किसी भी समय उनकी देखभाल के लिए तैयार थी। इस समय चू हाओजी लिन युआन के कान में झुके और फुसफुसाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की कुछ वर्षों के बाद इतनी संपन्न हो जाएगी। उसकी कमर को देखो, इतनी पतली कि उसे एक हाथ में पकड़ा जा सके, और उसके पैर वे मेरे जीवन से भी लंबे लगते हैं। और उसकी छाती, क्या बात की नहीं है? चू हाओजी की बातें सुनकर लिन युआन कई बार अपनी आंखें घुमाने से नहीं रोक सका। इस मोटे आदमी के साथ रहते हुए उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं आपको उन विचारों को छोड़ने की सलाह देता हूँ। ये लिंक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप छू सकें। लिन युआन ने चेतावनी दी। मूल कार्य में ये लिंक लॉन हाओचेन के हरम सदस्यों में से एक था जो भाग्य का पुत्र था। यदि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका लॉन हाओचेन और उसके हरम से दूर रहना है। क्योंकि लॉन हाओचेन मूल कार्य में यदि आपने उसकी महिलाओं को छुआ तो आप अनिवार्य रूप से मौत की तलाश कर रहे थे और वह आपके साथ बिल्कुल भी तर्क नहीं करेगा। मुझे पता है, ये परिवार और हमारा चू परिवार बराबरी के हैं। उनके लिए मुझे तुच्छ समझना सामान्य बात है, लेकिन अगर वह एक साधारण परिवार की लड़की होती तो मैंने पहले ही उसे अपने बिस्तर पर फेंक दिया होता। लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाई। यह मरा हुआ फैटी केवल अपने मुंह से शेखी बघार सकता था। हालांकि उसे इधर उधर खेलने में मजा आता था, लेकिन आधार हमेशा यह था कि महिलाएं चुप थी, किसी को मजबूर करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उस दुष्ट के विपरीत जिसने वास्तव में अतीत में जबरदस्ती काम किए थे। लिन युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। इंतजार करने के लिए अभी भी 18 साल बहुत लंबा समय था। तो क्या वह उसे माफ कर देगी? लिन युआन का दिमाग तब तक भटकता रहा जब तक कि परिवार के पुराने मास्टर के शब्दों ने उसे वास्तविकता में वापस नहीं खींच लिया। आज मेरा 76वां जन्मदिन है। मैं नॉर्थ सिटी की सभी युवा प्रतिभाओं और नायकों को धन्यवाद देता हूं जो मुझे शुभकामनाएं देने आए हैं। आपके इरादे इस बूढ़े व्यक्ति को मिले हैं। कृपया सभी लोग आज अच्छा खाना और पीना सुनिश्चित करें। हालांकि मेरे ये परिवार के पास और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से भरपूर मात्रा में अच्छी वाइन और अच्छा भोजन होगा। हालांकि ये कई वर्षों से पुरानी बीमारी से पीड़ित थे, फिर भी उनकी आवाज़ जोर से भरी और बहुत स्पष्ट थी। दादाजी, आज मैं आपके लिए एक विशिष्ट अतिथि लेकर आया हूँ। आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए, वह आपकी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तभी एक युवक खड़ा हो गया। वह लगभग 20 वर्ष का था। उसके बाल वाइन लाल रंग में रंगे हुए थे। शो शुरू हो रहा है। ये देखकर लिन युआन को पता चल गया कि शो शुरू हो रहा है। उसने चारों ओर देखा और पास की मेज पर गुपिंगी और लॉन हाओचेन को देखा। सभी मुख्य पात्र एकत्रित थे और ये लाल बालों वाला युवक इस घटना का सूत्रधार था।
वह येवेंजी के छोटे भाई का बेटा ये शिंजी था। अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए उसे कहीं से एक दिव्य चिकित्सक मिला था, जो ये उम्मीद कर रहा था कि वह परिवार के पुराने मास्टर को उसकी पुरानी बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा। ओह, यह विशिष्ट अतिथि कहाँ है? ये परिवार के बूढ़े मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। ये परिवार की सभी युवा पीढ़ियों में से केवल येलिंगर ने ही उसे वास्तव में पसंद किया, बाकी लोग बिल्कुल अप्रभावी थे। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने दावा किया कि वह उसकी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है, फिर भी वह उससे मिलना चाहता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बीमारी ने उसे बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा था। ये वह है, कुनलुन चिकित्सक। इस गुरु ने सभी प्रकार की कठिन और जटिल बीमारियों का इलाज करते हुए वर्षों तक बड़े पैमाने पर यात्रा की है। मैंने इस दिव्य चिकित्सक को वापस आमंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए और बहुत पैसा खर्च किया। ये शिंजी ने अपने बगल में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, जिसकी सफेद बाहें और दाढ़ी थी, जिसने कमल का मुकुट पहना हुआ था। वास्तव में वह कुछ अमर जैसा लग रहा था। ये शिंजी, इन धोखेबाजों को वापस मत लाओ। दादाजी की पुरानी बीमारी तुम्हारे लिए कोई मामूली बात नहीं है। ये लिंग रन ने इस समय बाहें चढ़ाते हुए कहा। उसने लगभग 20 वर्षों तक चिकित्सा का अध्ययन किया था और कभी किसी कुनलुन चिकित्सक के बारे में नहीं सुना था। ऐसा शीर्षक एक झांसे की तरह लगता है, जो केवल उन लोगों को धोखा देने में सक्षम है जिनके पास चिकित्सा ज्ञान नहीं है। हे सिस्टर लिंगर, आप गलत हैं। यद्यपि आप चिकित्सा का अध्ययन करती हैं, दुनिया बहुत बड़ी है। क्या आप वास्तव में सभी डॉक्टरों को जानती हैं? ओह, ये लिंगर के पास वास्तव में इसका खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। दुनिया बहुत बड़ी थी और बहुत सारे डॉक्टर थे, शायद कुछ स्थानों पर ऐसे प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। लिंगर, अभी बहस मत करो, इस कुनलुन चिकित्सक को प्रयास करने दो। ये परिवार के पुराने मास्टर ने इस समय कहा। दादाजी, आप अपने शरीर को जोखिम में नहीं डाल सकते। ये लिंगर बेहद चिंतित थे और उन्होंने चाहे जो भी हो मना कर दिया। दादाजी अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर वह वास्तव में दादाजी की पुरानी बीमारी को खत्म करने में मदद कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है। यदि नहीं तो मेरा ये परिवार यूं ही मूर्ख बनने वालों में से नहीं है। इसके अलावा क्या आप अभी भी यहाँ नहीं देख रहे हैं? दादाजी को आप पर भरोसा है, आप दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, ठीक है? मैं समझता हूँ। ये लिंग रन ने अंततः समझौता कर लिया। उसने कई वर्षों तक कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपने दादा की पुरानी बीमारी को दूर नहीं कर सकी। यह उसके दिल में हमेशा के लिए चुभने वाला कांटा था, क्योंकि उसके दादाजी की बीमारी उसकी रक्षा करते करते बची थी। यदि कोई वास्तव में उसके दादाजी की पुरानी बीमारी को मिटा सकता है तो उसे वास्तव में उन्हें रोकना नहीं चाहिए। इसके अलावा उसके दादा सही थे, वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थी और उनकी देखरेख में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन्युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे ये थोड़ा मनोरंजक लगा। ये परिवार के पुराने मास्टर जैसा चतुर व्यक्ति यह कैसे नहीं देख सकता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक धोखेबाज था। इसने वास्तव में इस कहावत को पुष्ट किया कि जीवित रहने की इच्छा के सामने लोग मूर्ख होते हैं। और यह लिंगर भी इतनी आसानी से समझौता करने के लिए क्या वह अपनी राय पर कायम नहीं रह सकती? लिन्युआन ने अपना सिर हिलाया। मूल कार्य में ये लिंगर को एक ऐसे चरित्र के रूप में स्थापित किया गया था जो आसानी से समझौता कर लेता था, इसलिए ऐसा लगता था कि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम बस एक धोखेबाज पर भी वह खड़े होने की हिम्मत करता है। लॉन हाउचेन भाग्य के पुत्र के रूप में एक अन्य मेज पर प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा कला में कुशल थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक नजर में बता सकते थे कि डॉक्टर के पास वास्तविक कौशल है या नहीं। तुम्हें दवा भी आती है? लॉन हाउचेन को ये कहते हुए सुनकर गुकिंगी ने पूछा। मैं एक या दो चीजें जानता हूँ। अगर गुकिंगी को कोई बीमारी है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। मुझे बस थोड़ा सा कदम उठाने की जरूरत है और मैं आपके स्वास्थ्य और मन की शांति की गारंटी देता हूँ। क्या ऐसा है? धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। गुकिंगी ने हल्के से घुराया। वह केवल उत्सुक थी और उसने वह अतिरिक्त प्रश्न पूछा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉन हाउचेन वास्तव में खुद को आगे बढ़ाएगा। वह कुनलुन चिकित्सक के परिवार के पुराने मास्टर के सामने आया और फिर उसकी नब्ज जांचने के लिए उसके पास पहुंचा। एक क्षण बाद उसने धीरे से कहा, क्या आपको अक्सर देर रात में पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, लगातार ठंडा पसीना आता है, जिससे नींद नहीं आती और बहुत तकलीफ होती है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये परिवार के बूढ़े मास्टर ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस कुनलुन चिकित्सक के पास कोई वास्तविक कौशल होगा जो वास्तव में उनकी पुरानी बीमारी की विशेषताओं को इंगित करता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वास्तव में वो चीजें थी जिनका वर्णन कुनलुन फिजिशियन ने ये शिंजी को पहले से सुना था। वह केवल उन्हें दोहरा रहा था। यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मेरे थोड़े से हस्तक्षेप से दवा तुरंत असर करेगी और बीमारी ठीक हो जाएगी। यादृच्छिक, ये परिवार के पुराने मास्टर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे, लेकिन ये लिंगर अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने अपने दादा की पुरानी बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए ही इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, फिर भी इस कुनलुन चिकित्सक ने दावा किया कि वह इसे थोड़े से स्पर्श से ठीक कर सकता है। वह सचमुच अपनी जीभ काटने के डर के बिना बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वह देखना चाहती थी कि वह इसे कैसे ठीक करेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसे बाद में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। हे 10/71711 अध्याय 11 सिस्टम बाइंडिंग सफलतापूर्वक। डॉक्टर कुनलुन ने उसका इलाज शुरू किया। उसने अपने साथ रखी चांदी की सुइयां निकाली और एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, मुझे इसे जांचने दो। ये लिंगर चिंतित था और उसने चेक मांगा। ऐसा कैसे? डॉक्टर कुनलुन इस बात से नाराज नहीं थे। उन्होंने बड़ी उदारता के साथ जांच के लिए चांदी की सुई हीलिंग रग को सौंप दी, जिससे एक अमर व्यक्ति का उदार और स्वतंत्र व्यवहार प्रदर्शित हुआ। जो लोग मिस्टर ये का जन्मदिन मनाने आए थे वे भी मौज मस्ती देखने के लिए एकत्र हुए। ये देखकर लिन्युआन उठकर जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह इसके बाद होने वाली परेशानी में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके बगल में मौजूद फैटीचूस की कलाई पकड़ लेगा और कहेगा, लिन्युआन चलो चलें और मजा देखें। फैटीचू लिन्युआन से अधिक मजबूत था और बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सका। असहाय होकर लिन्युआन को फैटीचू की अगुवाई में भीड़ में जाना पड़ा और देखने के लिए सामने आना पड़ा। ये लिंग रन ने ये पुष्टि करने से पहले 2 या 3 बार सावधानीपूर्वक जांच की कि कोई समस्या नहीं है और चांदी की सुई वापस कर दी। बाद में डॉक्टर कुनलुन ने मिस्टर ये को एक्यूपंक्चर देना शुरू किया। पहले कुछ इंजेक्शनों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब वह चौथा इंजेक्शन देने वाला था तो उसके बगल वाले ये लिंगर ने उसे रोकने के लिए जल्दबाजी की। अच्छा, दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, चांदी की सुई पहले ही मिस्टर ये के शरीर में चुभ चुकी थी। बस एक पल में मिस्टर ये की आंखें पीछे मुड़ गईं और उनका पूरा शरीर कांपने लगा। मास्टर, डॉक्टर कुनलुन भयभीत हो गए। ये देखकर ये लिंग रन ने उसे दूर धकेल दिया। जल्दी से अपने दादा के पास गई, उसके शरीर से चांदी की सुइयां निकाली और फिर उसे फिर से इंजेक्शन लगाया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, धोखेबाज। यहाँ से चले जाओ। ये लिंगर ने मिस्टर ये की ऐंठन को स्थिर किया, फिर तथाकथित कुनलुन डॉक्टर की ओर देखा, जिसका चेहरा पहले ही डर से पीला पड़ गया था। लिन्युआन बगल से देख रहा था। वह जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लिंगर ने ओल्ड मैन ये के लक्षणों को केवल अस्थायी रूप से दबा दिया था, लेकिन ये एक गुब्बारे की तरह है। जब इसे अधिक फुलाया जाएगा तो यह निश्चित रूप से फट जाएगा। निश्चित रूप से केवल 2 मिनट बाद मिस्टर ये फिर से हिलने लगे, पहले से भी अधिक गंभीर रूप से। उसकी लार अनियंत्रित रूप से बह रही थी और वह बहुत दुखी लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पहले ही दादाजी की हालत पर नियंत्रण कर लेना चाहिए था। ये लिंगर भी हैरान था। उसने स्पष्ट रूप से खुद को नियंत्रित कर लिया था, तो उसने दोबारा ऐसा क्यों किया? ये लिंगर, अगर तुम इस तरह गड़बड़ करोगे, अगर दादाजी को कुछ भी हो गया तो ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ये शिंजी ने तुरंत बात की और सारा दोष ये लिंग रन पर मरने की कोशिश की। बस चुप रहो। ये वेनाओ ने अपने बेटे के सिर पर थप्पड़ मारा। ये घटना उसी के कारण हुई और अन्य लोग मूर्ख नहीं थे।
यदि दादाजी को वास्तव में कुछ हुआ तो उनके भाई परिवार के मुखिया के रूप में निश्चित रूप से अपने बेटे को जाने नहीं देंगे। अब आइए शांति से प्रार्थना करें कि मिस्टर ये सुरक्षित और स्वस्थ हो। मिसिए, मैं भी दवा के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप मुझे कोशिश क्यों नहीं करने देती? इस समय लॉन हाउचेन उठ खड़ा हुआ। क्यों? येलिंगर ने लॉन हाउचेन को देखा। दूसरा पक्ष उसकी ही उम्र का था और उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह क्या कर सकता था? लिन युआन मुस्कुराया। मूल उपन्यास में उन्हें इस समय खड़े होकर लॉन हाउचेन का विरोध करना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने चुप रहने और इंतजार करना और देखना जारी रखने का फैसला किया। आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? मेरी बहन लिंगर इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मिस्टर ये को अस्पताल भेजना है। लिन युआन ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने बगल में चू हाओजी को देखा। लानत है, मैंने लॉन हाउचेन के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इस फैटी चू में क्या खराबी है? क्या तुम सही हो, लिन युआन? चू हाओजी ने अपना जवाब समाप्त करने के बाद अपने बगल में लिन युआन को देखना और पूछना नहीं भूला। इस समय लिन युआन मरना चाहता था। तुम मोटे आदमी चू, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है तो मुझे अपने साथ मत ले जाओ। वह कई बार खंसा और फिर नेकी से बोला। भाई लॉन्ग एक युवा प्रतिभा है, उनके चिकित्सा कौशल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं भाई लॉन्ग को अच्छी तरह से जानता हूं और उनकी क्षमताओं को अच्छी तरह से जानता हूं। मिसिए, भाई लॉन्ग को इसे आजमाने क्यों न दें? शायद वह वास्तव में ओल्ड मास्टर ये को ठीक कर सकता है। लिन युआन के शब्दों ने उसे जानने वाले सभी लोगों की आंखें चौड़ी कर दी। लिन युआन उत्तरी शहर का खलनायक, भगवान मालिक है, वह दूसरे नंबर पर है। वह दूसरों की ऐसी प्रशंसा कब करने लगा? लिन युआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद लॉन हाउचेन को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि यह बच्चा जानता है कि स्थिति से कैसे निपटना है। उसने जल्दी से ये लिंग को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक कहा, मेरा नाम लॉन हाउचेन है और मैं घोस्ट हैंसेन डॉक्टर का शिष्य हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस ये ने कभी मेरे बारे में सुना है। क्या आप घोस्ट हैंसेन डॉक्टर के शिष्य हैं? येलिंगर ने लॉन हाउचेन को संदेहपूर्ण भाव से देखा। एक मेडिकल छात्रा के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से इस नाम के बारे में सुना था। 20 साल से भी पहले यह अफवाह थी कि वह एक भटकता हुआ चमत्कारिक डॉक्टर था। उनकी एक्यूपंक्चर थेरेपी से सभी रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी तकनीक भूत जैसी थी, इसलिए उन्हें घोस्ट हैंड डॉक्टर का नाम दिया गया। लेकिन वे 20 साल से भी पहले की अफवाहें थी और उसने केवल उनके बारे में सुना था और नहीं जानती थी कि वे सच थे या नहीं। जब वह इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या लॉन हाउचेन को कार्रवाई करने दी जाए, तो उसके दिमाग में एक अजीब आवाज आई। सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है, बाइंडिंग सफल है, होस्ट नाम येलिंग। सिस्टम रिलीज कार्य पूरा करें, आप कार्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम एक कार्य जारी करता है। लिन युआन का हाथ पकड़ें और कहें, आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कार्य पूरा करें और एक चिकित्सा पद्धति प्राप्त करें जो दादाजी की पुरानी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगी। अपने मन में अजीब आवाज सुनने के बाद येलिंगर ने लिन युआन की ओर देखा। बाइचेन की मूल निवासी होने के नाते वह लिन युआन के कुकर्मों के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी। अब उसे आगे बढ़कर लिन युआन का हाथ पकड़ने के लिए कहा गया और यह भी कहने के लिए कहा गया कि तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। और यह सार्वजनिक रूप से हुआ। क्या ऐसे वहां मौजूद सभी लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा नहीं होंगी? हालांकि जब उसने मुड़कर अपने दादाजी की ओर देखा तो वह अभी भी कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके बगल के नौकर खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और परिवार के बुजुर्ग भी घबराए हुए थे, उत्सुकता से बगल में इंतजार कर रहे थे। ये सच है या नहीं? दादाजी के लिए मैं इसे सहन कर सकता हूँ और इसे आजमा सकता हूँ। येलिंगर ने मन ही मन सोचा। अपनी मुठ्ठियां भींच ली और सीधे लिन युआन की ओर चल दी। वह क्या करने जा रही है? वह मेरी ओर क्यों चल रही है? येलिंग को अपनी ओर आते देख लिन युआन चौंक गया और उसे तुरंत एक बुरा अंदाजा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, येलिंगर पहले ही उसके सामने आ चुकी थी, आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया, फिर दांत पीसकर कहा, आप मेरे लिए जिम्मेदार हैं। मेजबान ने सिस्टम मिशन पूरा कर लिया है। दादाजी की जिद्दी बीमारी को जड़ से खत्म करने वाली चिकित्सा पद्धति मिशन रिवॉर्ड जारी कर दिया गया है। येलिंग के दिमाग में ज्ञान की धारा उमड़ पड़ी और उसकी आंखें अचानक साफ हो गईं। उसने लिन युआन का हाथ झटक दिया और अपने दादा के पास लौट आए। फिर उसके हाथ बिजली की तरह तेजी से चले और उसने बड़ी सटीकता और गति के साथ शुइए के प्रमुख एक्यूपंक्चर बिंदुओं में चांदी की सुई डाली, जिससे शुइए की ऐंठन रुक गई। फिर उसने एक कलम और कागज निकाला और एक नुस्खा लिखा। पिताजी, किसी से दवा लाने के लिए कहिए। रुको, ये वेंजी ने सिर हिलाया। हालांकि वह वास्तव में अपनी बेटी से पूछना चाहता था कि उसने उस कमीने लिन युआन से जो कहा था उसका क्या मतलब है। उसके पिता की सुरक्षा अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी। हे अब फ्यूचर विज्ञापन 11/717/12 अध्याय 12। लिन युआन, मेरे पीछे आओ। लिन युआन इस समय भी भ्रमित थी और उसे पता नहीं था कि येलिंग ने उसे जो कहा उसका क्या मतलब है। उसने बहुत देर तक ध्यानपूर्वक सोचा। उसने येलिंग को कभी उकसाया नहीं था, तो वह उसके लिए जिम्मेदार क्यों हो? लॉन हाउचेन भी भ्रमित था। उनका चिकित्सा कौशल शानदार है, मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। वह देख सकता था कि येलिंगर के पास ओल्ड मैन ये की पुरानी बीमारी का इलाज करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन अभी वह अचानक अलौकिक हो गई थी, जैसे कि किसी चमत्कारिक डॉक्टर के पास हो। पलक झपकते ही मिस्टर ये की बीमारी ठीक हो गई। लॉन हाउचेन बता सकते थे कि यह दमन या राहत नहीं था, बल्कि पूर्ण उन्मूलन था। अभी क्या हुआ था, यह उसकी समझ से परे था। क्या ऐसा हो सकता है कि येलिंग अपनी चिकित्सीय क्षमता छिपा रही हो? यह असंभव है, इसे बिल्कुल भी छुपाया नहीं जा सकता। मैं नहीं बता सकता लिन युआन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे येलिंगर का फायदा न उठाने के लिए चेतावनी दी थी। ये पता चला है कि आप ही थे जिसने पहल की थी, है ना? चू हाओजी ने चंचल आंखों से लिन युआन की ओर देखा। मेरा भाई सचमुच महान है। वही लिंग जो कि ये परिवार का रत्न है, को नुकसान पहुंचाने का साहस करता है। क्या वह वास्तव में ये परिवार और लिन परिवार के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध से नहीं डरता? बस चुप रहो, मैं भी भ्रमित हूँ। मैंने उसे कभी उकसाया नहीं है। लिन युआन ने फैटी चू पर अपनी आंखें घुमाई। वह वर्तमान स्थिति से भ्रमित थे। कथानक मूल उपन्यास से पूरी तरह भटक गया था। अभी येलिंग ने मिस्टर ये की बीमारी को अपने आप ठीक कर लिया। मूल कथानक के अनुसार लॉन हाउचेन को यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। लिन युआन, तुम्हारे और येलिंगर के बीच क्या चल रहा है? जैसे ही लिन युआन ये पता लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था कि क्या गलत हुआ, गुकिंगी उसके पास गया और उससे सीधे सवाल किया। गुकिंगी ने आज बिजनेस सूट नहीं बल्कि हरे रंग की फूलों वाली लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसकी गोरी पिंडियां पतली और सीधी थी, बहुत सुंदर लग रही थी। वह लिन युआन के सामने आया और एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करते हुए अपनी बाहों को पार कर लिया। आप मुझसे पूछें, मैं उसे पूछना चाहता था। लिन युआन वास्तव में चिल्लाकर कहना चाहता था कि यह अनुचित था। उसने येलिंगर की ओर देखा, जो अभी भी नौकरों को निर्देश दे रहा था। जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर खुद उसे पूछें, मुझे परेशान न करें। लिन युआन ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। वह अब इस स्थान पर नहीं रह सकता था, यह बहुत खतरनाक था। ये देखकर चू हाओजी ने जल्दी से पीछा किया, अपने अच्छे भाई के कंधों पर अपना हाथ रखा और आश्चर्य से कहा, भाई, निश्चित रूप से आप एक छिपी हुई प्रतिभा हैं। आपने गुकिंगी से कब संपर्क किया? उसने पहले कभी आपसे बात करने की पहल नहीं की। आज स्थिति में कुछ गड़बड़ है। दफा हो जाओ, मैं सचमुच बहुत परेशान हूँ। लिन युआन ने चू हाओजी का हाथ थप्पड़ मार दिया। ये सब बहुत अजीब है। लिन युआन, जैसे ही लिन युआन ये परिवार के गेट से बाहर निकला, उसने येलिंग की पुकार सुनी। वह रुका और येलिंग की ओर देखने लगा। येलिंगर और गुकिंगी एक साथ उसकी ओर चले। कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी दो सुंदरियां परम दृश्य आनंद दे रही थी।
ये लिंग रघु कुंडी से अलग है। वह हल्के पीले रंग की स्कर्ट पहनती है और उसकी पतली कमर, लंबी टांगें और मोटा शरीर पूरी तरह से स्पष्ट दिखता है। अपने नाजुक चेहरे के साथ वह लड़के की सपनों की देवी है। उन दोनों के पीछे लॉन हाउचेन था, जो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। मिसिए, मामला क्या है? पहले मैं इसे स्पष्ट कर दूं, आपके द्वारा अभी कहे गए भ्रामक शब्दों के संबंध में मेरी प्रतिक्रिया यह है कि मैं आपके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। लिन युआन ने तुरंत बात की। वह सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। ये लिंग ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, अगर तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो तो कौन परवाह करता है। हालांकि अभी जो हुआ उसे समझाना वाकई मुश्किल है। आखिर कौन यकीन करेगा कि अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज आए और उसे एक काम दिया और काम पूरा करने के बाद उसे इनाम मिल सका। अभी जो हुआ वह महज एक गलतफहमी थी, बुरा मत मानना। ये लिंगर ने लिन युआन से कहा। उसने सोचा कि उसे अभी भी मामले को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उसे डर है कि लिन युआन भविष्य में उसे परेशान करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल करेगा। आखिरकार लिन युआन उत्तरी शहर में कुख्यात थी और उसने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। ओह, कैसी गलतफहमी है। ये लिंगर को ये कहते हुए सुनकर लिन युआन को राहत महसूस हुई। सौभाग्य से आगे कोई विकास नहीं हुआ, अन्यथा वह अवाक रह जाता। सुशी, हाँ, अगली बार मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों और कार्यों में अधिक सावधान रहेंगी और अनावश्यक गलतफहमी पैदा नहीं करेंगी। गुपिंगई ने बगल से कहा। ये लिंगर ने गुपिंगई की ओर देखा। उसने अभी अभी उसके और लिन युआन के बीच बातचीत देखी थी। सुशी गो, आप लिन युआन से कब मिली? लिन युआन 3 साल से आपका पीछा कर रहा है, लेकिन आपने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, नहीं आपने उसके साथ बातचीत शुरू की। आपने अभी लिन युआन के साथ बातचीत क्यों शुरू की? क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों? ये लिंगर ने पलटवार किया। उत्तरी शहर के 4 प्रमुख परिवारों के बीच सतही तौर पर अच्छे संबंध प्रतीत होते हैं, लेकिन गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा भी बहुत भयंकर है। इससे ये तथ्य सामने आता है कि 4 प्रमुख परिवारों की युवा पीढ़ियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में कोई भी पर्दे के पीछे एक दूसरे के प्रति समर्पण करने को तैयार नहीं है और यह रिश्ता उतना करीब नहीं है जितना लगता है। ये लिंगर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका मतलब पहले ही समझ में आ गया था। मिसिए, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीच क्या चल रहा है, ठीक है लिन युआन? हाँ हाँ, मिस्टर गो ने जो कहा वह सही है। ये हास्यास्पद है। अगर ऐसा मामला है तो जब लिन युआन और मैं कुछ ऐसा कह रहे हैं जिसे गलत समझा जा सकता है तो आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? क्या आप सहमत नहीं है लिन युआन? हाँ हाँ, मिसिए सही है। इस समय लिन युआन बेहद डरा हुआ था। देवियों, बस अपनी लड़ाई को लड़ें और मेरे जैसे छोटे व्यक्ति को इसमें शामिल न करें। चूहाओ जी, जो पास खड़ा था, सब रह गया। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैंने इस दोस्त को कुछ दिनों से नहीं देखा है और वह इतना लोकप्रिय है। क्या वह नॉर्थ सिटी का कुख्यात और दुष्ट युवा मास्टर लिन युआन नहीं है? चूहाओ जी ने लिन युआन को 2 बार और देखा। पिछले 2 दिनों में क्या हुआ? लिन युआन ने अपने सामने 2 महिलाओं को देखा जो अभी भी गुस्से में थी और वह सावधानी से बोले। मिस्टर गो, मिसिए, क्या मैं अब जा सकता हूँ? लिन युआन ने पूछा। वह यहाँ 1.25 घंटे भी नहीं रुक सकता। 1 मिनट रुको, मेरी कार ले लो और मेरे पीछे आओ। गुपिंगई ने अचानक उपदेश देना शुरू कर दिया। इस समय लिन युआन, चूहाओ जी, ये लिंगर और लॉन हाउचेन सभी ने एक ही समय में अपनी आंखें चौड़ी की। मैं आपकी कार में आपके साथ चलें? लिन युआन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह अभी वही गोपिंगी है जो उससे नफरत करती थी? चलो चलें। गोपिंगी ने कुछ नहीं कहा और सीधे लिन युआन की बांह पकड़ ली और उसकी कार की ओर चल दी। ये देखकर लॉन हाउचेन ने झट से उसे रोक दिया। किंगी, तुम उसके साथ अकेले नहीं रह सकती, अन्यथा तुम नहीं जानती कि वह तुम्हें कैसे चोट पहुंचाएगा। लॉन हाउचेन, तुम्हें मेरे मामलों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम समझती हो? गोपिंगई ने ठंडे स्वर में कहा। उसे पहली बार में लॉन हाउचेन पसंद नहीं था और कल लॉन हाउचेन ने अपने दादाजी को भी इसके बारे में सूचित किया, जिससे उसके बारे में उसकी धारणा और भी खराब हो गई। गोपिंगी लॉन हाउचेन के आसपास चली, लिन युआन को अपनी कार में खींच लिया और चली गई। हे 12/717 -13 अध्याय 13 अकेले खाना। यह अजीब है। कार को भागते हुए देखकर चूहाओ जी ने 2 बार अपनी जीभ चटकाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लिन युआन ने अभी उसे बताया कि वह पहले से अलग था। लॉन हाउचेन ने असहाय होकर आह भरी। वह नहीं रुका और उसका पीछा करने लगा। ये लिंगर ने चूहाओ जी की ओर देखा और हल्के से कहा, आप अभी तक नहीं जा रहे हैं? क्या आप रात के खाने के लिए मेरे रुकने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। चूहाओ जी को पता था कि ये लिंगर उसे नापसंद करता था और बचपन से ही उसका व्यवहार ऐसा ही था, इसलिए उसने आत्मजागरूकता के साथ उसे छोड़ दिया। अन्य मेहमानों के चले जाने के बाद ये परिवार ने दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में ये वेंजी परिवार के मुखिया की सीट पर बैठे थे और ये लिंग ग्राउंड के बगल में खड़े थे। कुनलुन डॉक्टर इस समय जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिल रहा था। इस बार वह बड़ी रकम वसूलना चाहता था। यदि वह सफल हो गया तो उसे जीवन भर भोजन और कपड़े की कोई चिंता नहीं होगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी दीवार से टकराएगा। अब शायद उसे अपनी जान गंवाने का खतरा है और उसे जीवन भर भोजन और कपड़े की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। डॉक्टर कुनलुन के बगल में ये शिंजी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके पिता वेनहाउ उसके पास खड़े थे और अपने बेटे के लिए गुहार लगा रहे थे। भाई, शिंजी एक पल के लिए भ्रमित हो गया था और इस झोलाछाप डॉक्टर ने उसे धोखा दिया था, जिससे लगभग एक आपदा आ गई थी। ये देखते हुए कि शिंजी का मूल इरादा अपने पिता की पुरानी बीमारी को ठीक करना था, मुझे उम्मीद है कि आप उसके प्रति उदार होंगे। ये वेनहाउ ने कहा। वह बहुत क्रोधित था क्योंकि उसका मूल बेटा एक झोलाछाप डॉक्टर को वापस ले आया था जिसने उसके पिता को लगभग नुकसान पहुंचाया था। वह जिम्मेदारी से बच नहीं सका, लेकिन आखिरकार वह उसका बेटा था और वह नहीं चाहता था कि उसे बहुत कड़ी सजा मिले। हमें अपने विदेशी कारोबार का प्रभारी बनने के लिए भी किसी की जरूरत है। वेनहाउ, शिंजी को कारोबार के इस पहलू का प्रभारी बनने दीजिए। हाँ बड़े भाई, विदेशी व्यवसाय सभी सीमांत है और ये शिंजी को विदेश जाने की व्यवस्था करने का मतलब है कि उसे ये परिवार की मुख्य शक्ति से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। मैं विदेश नहीं जाना चाहता चाचा, मुझे पता है कि मैं गलत था। पिताजी, कृपया मेरे लिए फिर से विनती करें। पिताजी, मैं विदेश नहीं जाना चाहता, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये जिंजी की बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया। ये वेनहाउ को वास्तव में अपने बेटे के लिए खेद हुआ। अब यह उसके लिए पहले से ही काफी अच्छा था कि वह अपनी जान बचा सके, लेकिन वह वास्तव में मोलभाव करना चाहता था। ये वेनहाउ उदासीन रहे और ये जिंजी को खींच लिया गया। ये वेंजी ने तथाकथित कुनलुन डॉक्टर की ओर देखा, अपनी आंखों से संकेत दिया और किसी ने तुरंत उसे खींच लिया। मास्टर जी, कृपया मुझे जाने दीजिए। ध्वनि इतनी छोटी होती गई कि उसे सुना जाना बंद हो गया। क्या सब कुछ तय हो गया? थोड़ी कमजोर लेकिन दमदार आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और मिस्टर ये को नौकर की मदद से हॉल में आते देखा। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? ये वेंजी, ये शिंजी और अन्य लोग तुरंत मिस्टर ये के पास आए और उन्हें बैठने में मदद की। संभवतः मेरे साथ क्या हो सकता है? मैं अभी बहुत आराम महसूस कर रहा हूँ। ये सब लिंगर की चिकित्सा कौशल के लिए धन्यवाद। मिस्टर ये ने मुस्कुराते हुए उपदेश दिया। जागने के बाद उसने नौकर से भोज में जो कुछ हुआ उसका वृतांत सुना। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि यह उनकी अनमोल पोती ही थी जिसने उन्हें बचाया। ये सुनकर कि ये लिंगर ने उसकी जिद्दी बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने में उसकी मदद की थी, वह और भी खुश हुआ। आखिरकार उसे अब यातना और यातना नहीं झेलनी पड़ी। दादाजी, मुझे यही करना चाहिए, ये लिंगर ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। अच्छा, तुम दादाजी की अनमोल पोती बनने के योग्य हो। आज जो हुआ वह हमारे ये परिवार के लिए एक कलंक है। याद रखें कि इसे व्यापक रूप से फैलने न दें। हमें प्रभाव को कम करना चाहिए। हमें उन मेहमानों को उचित चेतावनी देनी चाहिए जो यहाँ आते हैं।
मैं समझता हूँ पिताजी। ये वेन जी ने सिर हिलाया। उन्होंने इस बात का इंतजाम काफी पहले ही कर लिया था। उत्तरी शहर के अन्य 3 प्रमुख परिवारों को छोड़कर जो उनसे डरते नहीं थे, बाकी लोगों ने इस बात को फैलाने की हिम्मत नहीं की। बाकी 3 परिवार ऐसी चालें नहीं चलेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है वेन जी, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से संभाला। मुझे राहत है कि ये परिवार आपके हाथों में है। ठीक है, चलो चलें और अपना काम करें। मिस्टर ये की बातों के बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। अपने दादाजी को आराम करने के लिए वापस भेजने के बाद ये लिंगर अपने कमरे में लौट आए। फिर उसने एक्यूपंक्चर विधि का उपयोग करने की कोशिश की, जिससे उसके दादाजी की जान बच गई और भोज में उनकी पुरानी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन उसने पाया कि जिस एक्यूपंक्चर विधि का वह उस समय आसानी से उपयोग कर सकती थी, अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो। क्या चल रहा है? ये लिंगर ने इसके बारे में सोचा और रहस्य को समझा। सिस्टम का इनाम वह चिकित्सा कौशल था जो मेरे दादाजी की पुरानी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकता था, इसलिए मेरे दादाजी की पुरानी बीमारी को ठीक करने के बाद ये चिकित्सा कौशल गायब हो गया। ये बहुत कंजूस है, ये सिर्फ एक बार की बात है। आप इस चिकित्सा कौशल को मुझे भी दे सकते हैं। ये पता चलने के बाद ये लिंगर को बहुत निराशा हुई। ये व्यवस्था बहुत कंजूस थी। मानो ये लिंगर के विचारों को महसूस करते हुए सिस्टम ने एक और कार्य जारी किया। सिस्टम खोज, लिन युआन और गु पिंगली आज रात हायू रेस्तरां में दिखाई देंगे। खोज पूरी करने के लिए आधी रात से पहले लिन युआन के साथ अकेले भोजन करें। इनाम, ताई दिव्य सुई तकनीक। मेरे मन में अजीब आवाज फिर से सुनाई दी। मिशन के इनाम के बारे में सुनने के बाद ये लिंग तुरंत उठ खड़ा हुआ। ये वास्तव में खोई हुई ताई डिवाइन नीडल तकनीक है। यह आश्चर्यजनक है। लेकिन इस मिशन की सामग्री क्या है? ये लिन युआन से संबंधित क्यों है? ये लिंगर अवाक था। क्या लिन युआन के बिना दुनिया में विस्फोट हो जाएगा? हालांकि इस मिशन का इनाम बहुत लुभावना था। हालांकि उसके चिकित्सा कौशल अच्छे थे, फिर भी वे शीर्ष पर नहीं थे और उसमें अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश थी। अगर मैं ताई शेनजेन की एक्यूपंक्चर तकनीक सीख सका तो मेरा चिकित्सा कौशल निश्चित रूप से एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। ताई डिवाइन नीडल तकनीक के लिए मैंने इसे सहन किया। ये लिंगर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसा कि कहा जाता है, जोखिम के बिना कोई लाभ नहीं होता। जितना बड़ा जोखिम उतना अधिक इनाम। हालांकि नॉर्थ सिटी के बुरे लड़के लिन युआन के साथ भोजन करना बेहद खतरनाक है, फिर भी ये ताई डिवाइन नीडल की एक्यूपंक्चर तकनीक की तुलना में स्वीकार्य सीमा के भीतर है। इसके अलावा नॉर्थ सिटी के 4 प्रमुख परिवार एक दूसरे की जांच और संतुलन करते हैं और ये लिंग का मानना है कि लिन युआन में वास्तव में उसके साथ कुछ भी करने का साहस नहीं है। उसी समय लिन युआन गुपिंगी की कार की यात्री सीट पर बैठे थे, थोड़ा असहज दिख रहे थे। गुपिंगी को दूसरों का अपनी कार में बैठना पसंद नहीं है। यहाँ तक कि नियति के बेटे लॉन हाओचेन को भी उसकी यात्री सीट पर बैठने की अनुमति तभी दी गई जब उसने बार बार गुपिंगी को खतरे से बचाया। और अब मैं गुपिंगी की यात्री सीट पर बैठा हूँ। क्या हो रहा है? मिस्टर गु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? लिन युआन ने सावधानी से पूछा। यह महिला यूं ही खुद को बेच नहीं सकती। मुख्य बात यह है कि वह किसी लायक नहीं है। चलो खाना खा लें, बस हम दोनों। गुपिंगी ने हल्के से कहा। उसकी आवाज में हमेशा दूरी का एहसास झलकता था। खाना सिर्फ हम दोनों। लिन युआन मौके पर स्तब्ध रह गया। हे 13/717 14 अध्याय 14 मुझे एक डबल लग्जरी स्वीट चाहिए। मूल उपन्यास में लिन युआन ने गुपिंगी को कई बार अकेले रात का खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। वह एकमात्र बार सफल हुआ जब उसने बदले में भारी लाभ की पेशकश की। भोजन के दौरान वह गुपिंगी के साथ कुछ बुरा करना चाहता था, लेकिन लॉन हाओचेन समय पर आ गया और उसे अच्छी तरह पीटा। इसलिए गुपिंगी के साथ अकेले रात्रिभोज करने से लिन युआन घबरा गया। क्या होगा अगर लॉन हाओचेन अचानक आ जाए? वह इसे कैसे संभाल सकता था? क्या उसकी जान खतरे में नहीं होगी? मुझ में हिम्मत नहीं है। मिस्टर गु, मुझे डर है कि यह अच्छा विचार नहीं है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो क्या अकेले खाना खाना बहुत बड़ी गुस्ताखी नहीं है? लिन युआन ने कहा कि वह अभी मरना नहीं चाहते। क्या अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है? जब आप ऐसा कहते हैं तो इसका कोई मतलब क्यों नहीं होता? क्या अब तुम मुझे नापसंद करने लगी हो? गुपिंगी ने ठंडे भाव से लिन युआन की ओर देखते हुए पूछा। ये लड़का मेरे प्रति बहुत जिद्दी रहता था, लेकिन कल से वह मुझसे इस तरह बचने की कोशिश कर रहा है जैसे कि मैं कोई क्रूर जानवर हूं जो मुझे किसी भी समय खा सकता है। इस तरह के अचानक बदलाव ने गुपिंगी को समझने में असमर्थ बना दिया। नहीं, सुशी गु इतनी सुंदर है, मैं सुशी गु को कैसे नापसंद कर सकता हूँ? लिन युआन ने अपना बचाव करने के लिए जल्दी से अपना मुंह खोला। उन्होंने जो कहा वह ईमानदार था। कोई भी पुरुष किसी खूबसूरत महिला को नापसंद नहीं करेगा, भले ही यह खूबसूरत महिला उसकी ना हो, फिर भी वह उस पर दोबारा नजर डालेगा। लेकिन मुझे अभी भी घर जाना है और शियाओबाओ की देखभाल करनी है। लिन युआन ने फिर कहा। चिंता मत करो, इसमें तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। गुपिंगी ने लिन युआन को जाने का मौका न देते हुए सीधे तौर पर कहा। कार तेजी से हायू रेस्तरां की ओर चली गई, जो उत्तरी शहर का सबसे महंगा होटल है और चू परिवार का है। जब भी 4 प्रमुख परिवारों के पास चर्चा के लिए कोई महत्वपूर्ण सहयोग होगा तो वे मूल रूप से यहाँ आना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण और सेवा वास्तव में अन्य रेस्तरां की तुलना में एक स्तर ऊंचा है। कार से उतरने के बाद लिन युआन ने लॉन हाओचेन को अपनी ओर आते देखा। वह भी अभी आया था। ये खत्म हो गया। लॉन हाओचेन भी यही है, तो क्या यह मेरे लिए अंत नहीं है? यह विचार लिन युआन के मन में तब आया जब उन्होंने पहली बार लॉन हाओचेन को देखा। दूसरों को शायद ये पता न हो, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से जानता था। लॉन हाओचेन के उत्तरी शहर में आने के बाद वह जिस पहले व्यक्ति से मिले वह गुपिंगी था। यही वह समय था जब उसे गुपिंगी से प्यार हो गया और उसने गुपचुप तरीके से उसे शादी करने का मन बना लिया। तो लॉन हाओचेन के लिए गुपिंगी उसकी निश्चित विनम्रता है और किसी और को उसे छूने की अनुमति नहीं है। मूल उपन्यास में जो कोई भी गुपिंगी को छुएगा वह मर जाएगा। लॉन हाओचेन को जानलेवा इरादे से अपनी ओर आते देख लिन युआन अपनी पीठ पर ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। गर्मी का दिन था, लेकिन उसे थोड़ी ठंड महसूस हुई। चलो, मैंने पहले से ही एक बॉक्स बुक कर लिया है। गुपिंगी ने कार पार्क की, लिन युआन के पास आई और उसे उपदेश दिया। मुझे क्या लगता है कि हमें इसे किसी और दिन करना चाहिए मिस्टर गु। मैं आज थोड़ा असहज हूँ। आपके लिए क्या असुविधाजनक है? गुपिंगी ने भौहें सिकोड़ ली और लिन युआन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अभी भी उस क्षेत्र में परेशानी हो? बिल्कुल नहीं, ये लड़का है। लेकिन जल्द ही गुपिंगी को सुराग मिल गया। उसने लिन युआन की नजरों का पीछा किया और लॉन हाओचेन को उसकी ओर आते देखा। क्या वह लॉन हाओचेन से डरता है? गुपिंगी को लिन युआन से डर का आभास हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि बेचैन का निडर युवक लिन युआन इस समय अपने अंगरक्षक के प्रति डर क्यों महसूस करेगा। समझ नहीं आ रहा। लॉन हाओचेन तेजी से उन दोनों के सामने आ गया। उसने लिन युआन पर नजर डाली, फिर गुपिंगी से कहा। किंगी, तुम उसे ऐसी जगह पर क्यों लेकर आए? लॉन हाओचेन ने पूछा। लॉन हाओचेन, आप सिर्फ मेरे अंगरक्षकों में से एक हैं। मेरे दादाजी के चेहरे के कारण मैं आपको ये पद लेने के लिए सहमत हुआ। एक अंगरक्षक के रूप में आपको अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि मैं क्या करता हूँ? गुपिंगी बहुत दुखी थी। एक अंगरक्षक को इतनी सारी समस्याएं कैसे हो सकती हैं? वह बहुत सारे मामलों में दखल दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी स्थिति को समझने में असमर्थ है। मैं यह आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप नहीं जानते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। आपको उससे दूर रहना चाहिए। किंगी, चुप रहो। गुपिंगी ने लॉन हाओचेन की ओर देखा और कहा।
लॉन हाओचेन, मैं इसे फिर से कहूंगा, आप सिर्फ मेरे अंगरक्षक हैं, अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा मुझे मेरे नाम से मत बुलाएं। क्या आपको लगता है कि हम गरीब हैं? मुझे राष्ट्रपति गु कहकर बुलाएं। किंगी। जैसे ही लॉन हाओचेन ने अपना मुंह खोला, गु किंगी की जानलेवा निगाहें उस पर पड़ी। मैं समझता हूँ श्री गु, लॉन हाओचेन अनिच्छा से चिल्लाया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये लड़का लिन युआन है। लॉन हाओचेन ने मन ही मन सोचा। उसने लिन युआन की ओर देखा, उसकी आंखें तीव्र संतोष से भर गईं। लिन युआन को भी यह महसूस हुआ और वह मन ही मन रो पड़ा। आपका व्यवसाय क्या है? उसने लॉन हाओचेन से यह कहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और वह केवल अपने दिल में शिकायत करता रहा कि गु किंगी ने उसे बहुत परेशान किया है। गु किंगी ने लिन युआन को हायू रेस्तरां में ले जाया। लॉन हाओचेन पीछे से देख रहा था, उसकी आंखें लिन युआन पर टिकी थीं। जब तक लिन युआन असामान्य व्यवहार करता, वह तुरंत उसे दंडित करता और गु किंगी को कभी चोट नहीं पहुंचने देता। सिस्टम खोज। मेजबान कृपया हायू रेस्तरां में एक डबल डीलक्स स्वीट बुक करें और आधी रात तक कमरे में लिन युआन के साथ अकेले रहें। समापन पुरस्कार, उत्तरी शहर उपनगरों में प्लॉट नंबर 1। जब गु किंगी रेस्तरां के फ्रंट डेस्क पर आए तो उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और सामने की मेज को पकड़ लिया। वास्तव में आपने मुझे और लिन युआन को आधी रात तक एक कमरे में अकेले रहने दिया। गु किंगी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या इस प्रणाली में कुछ गड़बड़ है? ये ठीक होता यदि सभी कार्य लिन युआन से संबंधित होते, लेकिन ऐसी कार्य सामग्री के साथ क्या ये वास्तव में उसे खतरनाक स्थिति में नहीं डाल रहा है? लेकिन इनाम उत्तरी उपनगरों में भूमि नंबर 1 है। इस इनाम को देखकर गु किंगी झिझक गए। जमीन का ये टुकड़ा बहुत कीमती था और चारों प्रमुख परिवारों की इस पर नजर थी। चाहे कोई भी परिवार इसे जीते, वह परिवार को एक कदम आगे ले जाने में सक्षम होगा। गु परिवार जमीन के इस टुकड़े की योजना बना रहा है। परियोजना पहले से ही तैयार है और वे केवल भूमि अधिग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम ने केवल आधी रात तक कमरे में अकेले रहने के लिए कहा था। यह नहीं बताया कि क्या करना है, बस आप दोनों के साथ बैठना और बातचीत करना ठीक है। गु किंगी ने तुरंत इसका पता लगा लिया। यदि ऐसा होता तो उसे उत्तरी शहर के उपनगरीय इलाके में जमीन का नंबर 1 प्लॉट मुफ्त में मिल सकता था, जिससे निश्चित लाभ होता। इस पर विचार करने के बाद गु किंगी ने फ्रंट डेस्क क्लर्क से कहा, मुझे एक डबल डीलक्स स्वीट चाहिए। जब गु किंगी ने यह कहा तो उसके बगल में मौजूद लिन युआन स्तब्ध रह गया। उसके पीछे लॉन हाओचेन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और यहाँ तक कि रेस्तरां के फ्रंट डेस्क पर वेट्रेस ने भी गु किंगी को अविश्वास से देखा। हे 14/717/15 अध्याय 15। आप यहाँ किसी व्यभिचारी को पकड़ने के लिए नहीं आए हैं, क्या आप हैं? नॉर्थ सिटी के सबसे महंगे रेस्तरां के रूप में हायू रेस्तरां ने वेटरों का सावधानीपूर्वक चयन किया है। जो कोई भी हायू रेस्तरां में वेटर बन सकता है उसे जानकार होना चाहिए। कम से कम वह नॉर्थ सिटी के सभी छोटे बड़े लोगों को जानता होगा। गु किंगी और लिन युआन उत्तरी शहर में और भी अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। नॉर्थ सिटी में रहने वाला कौन इन दोनों के रिश्ते को नहीं जानता? फ्रंट डेस्क क्लर्क ने गु किंगी से अनिश्चितता से पूछा। मिस्टर गु, क्या आप वाकई एक डीलक्स डबल स्वीट चाहते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर अपने बगल में लिन युआन पर पड़ी। नॉर्थ सिटी में हर कोई जानता है कि लिन युआन 3 साल से गु किंगी का पीछा कर रहा है और गु किंगी ने इन 3 सालों में लिन युआन को कभी अच्छा चेहरा नहीं दिया है। आज क्या हुआ? वे दोनों एक साथ हायू रेस्तरां में आए और गु किंगी ने एक शानदार डबल स्वीट भी बुक किया। जहां तक लॉन हाओचेन का सवाल है, जो पीछे चल रहा था, होटल के फ्रंट डेस्क ने उसे सीधे नजरअंदाज कर दिया। जाहिर था कि वह इन 2 बड़े शॉट्स के मुरीद थे। क्या मैं गाड़ी नहीं चला सकता? एक वरिष्ठ के रूप में गु किंगी की आभा कुछ ऐसी थी जिसे एक छोटा वेटर सहन नहीं कर सकता था, इसलिए वेटर ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और उत्तर दिया, हाँ, मैं तुरंत आपके लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। फ्रंट डेस्क क्लर्क ने तुरंत कार्रवाई की और तुरंत कमरे का कार्ड गु किंगी को सौंप दिया। मिस्टर गु, यह आपका रूम कार्ड है। जैसे ही गु किंगी ने कमरे का कार्ड लिया, लॉन हाओचेन खड़े हो गए और गु किंगी की ओर देखा और पूछा, किंगी, तुमने डबल डीलक्स स्वीट क्यों बुक किया? क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहती हो? लॉन हाओचेन ने लिन युआन की ओर देखा और उसकी आंखों में वह भाव छिपा नहीं रह सका जो किसी को मारना चाहता था। लिन युआन पूरी तरह से स्तब्ध था। वह अभी भी सोच रहा था, लेकिन लॉन हाओचेन की आंखों को देखने के बाद जो किसी को मारना चाहती थी, उसने तुरंत गु किंगी के लिए बहाना खोजने की कोशिश की। बॉस गु को थकान महसूस हो रही होगी, इसलिए वह आराम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए पहले जाना बेहतर है। लिन युआन ने यह कहा और मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन गु किंगी ने उसे रोक दिया। जब तक लिन युआन निराशा में रुक गया और सख्ती से पीछे मुड़ा। गु किंगी ने लॉन हाओचेन की ओर देखा और अधीरता से कहा, लॉन हाओचेन, मैंने आपको कई बार चेतावनी दी है कि मेरे निर्णयों को आपकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस कमरे के साथ मैं जो भी करता हूँ उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। अब से आप मेरे अंगरक्षक नहीं हैं। मैं दादाजी को सब कुछ समझा दूंगा। अब तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुनकर लॉन हाओचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और लिन युआन को बुरी नजर से देखा। लिन युआन रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं थे। क्या उसने तुम्हें उकसाया? आप में गु किंगी को इस तरह घूरने की हिम्मत है? अपनी सुरक्षा की खातिर उसे लॉन हाओचेन को क्रोधित नहीं होने देना चाहिए, इसलिए वह तुरंत खड़ा हो गया और लॉन हाओचेन के लिए बोला, मिस्टर गु इतने कठोर क्यों हैं? मुझे लगता है कि भाईलॉन सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पूरा उत्तरी शहर जानता है कि मैं लिन युआन किसी काम का नहीं हूँ। भाईलॉन का चिंतित होना सामान्य बात है, क्योंकि मिस्टर गु मेरे साथ अकेले हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए आज घर जाना बेहतर है। अगर कुछ है तो हम इसके बारे में किसी और दिन बात कर सकते हैं। तो मैं विदा ले लूंगा। लिन युआन फिर से जाने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार गु किंगी ने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली। आज जाने के बारे में सोचना भी मत। गु किंगी ने सीधे तौर पर बहुत दृढ़ रवैये के साथ कहा कि वह कार्य पूरा करेगी चाहे कुछ भी हो। उत्तरी शहर के उपनगरीय इलाके में नंबर 1 भूखंड का इनाम उसके लिए बहुत आकर्षक था। सामने की मेज पर 3 लोग बहस कर रहे थे और वेटर स्तब्ध थी। ये कैसा बड़ा खरबूजा था? क्या यह ऐसी चीज थी जिसे उसके जैसा कोई व्यक्ति खा सकता था? तो आपने ये डबल लग्जरी स्वीट अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बुक किया क्योंकि आप वास्तव में उसके साथ इसमें रहना चाहते थे। लॉन हाओचेन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसके पोल सफेद हो गए। जिस महिला को लॉन हाओचेन ने पसंद किया था, वह एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ होटल में ले जाने के लिए खींच रही थी। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उन्हें ऐसा अपमान कभी महसूस नहीं हुआ था। हाँ, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? गु किंगी ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसने लिन युआन को खींच लिया और लॉन हाओचेन को रेस्तरां के गंदे फ्रंट डेस्क पर अकेला खड़ा छोड़ दिया। लिन युआन, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लॉन हाओचेन किसी जंगली जानवर की गुर्राहट की तरह धीरे से गुर्राया। इस समय लिन युआन, जिसे गु किंगी द्वारा खींचा जा रहा था, ने अचानक महसूस किया कि वह एक विशाल आभा से बंधा हुआ है। वह पूरी तरह कांपने से खुद को नहीं रोक सका और चुपचाप पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लॉन हाओचेन की आकृति गायब हो गई थी। ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। मैं अब खुद को समझा नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि लॉन हाओचेन के मेरे प्रति जानलेवा इरादे हैं या नहीं। उसके पास निश्चित रूप से हैं। मुझे क्या करना चाहिए? लिन युआन के मन में अजीब विचार आ रहे थे। अब उसके पास पैसों के अलावा कुछ भी नहीं था। वह द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के नायक के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? अगर लॉन हाओचेन उसे मारना चाहता तो बस एक उंगली ही काफी होती। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जब गु किंगी उसे डबल लग्जरी स्वीट में ले गई तो लिन युआन का दिल पूरी तरह से टूट गया। जब उसने गु किंगी का प्रश्न सुना तभी उसे होश आया। तुमने क्या पूछा? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुमसे बदबू आ रही है। जाओ पहले स्नान कर लो। ओह, लिन युआन स्तब्ध रह गया। हे भगवान, कैसी साजिश सामने आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि गु किंगी वास्तव में ऐसा चाहता हो?
लिन्युआन ने गुकुंगे की ओर देखा। गुकुंगे आज विशेष रूप से सुंदर थी। उसने प्रोफेशनल सूट नहीं पहना हुआ था, जिससे वह कम सक्षम लग रही थी। वह अपने सफेद पैरों को एक साथ मिलाकर सोफे पर बैठी थी, जो बहुत ही मनमोहक था। अगर मैं मरने से पहले एक बार ऐसी सुंदरता पा सकूं तो यह इसके लायक होगा। लिन्युआन ने मन ही मन सोचा कि यह स्वीकार्य लगता है। आप अभी भी वहां किस लिए खड़े हैं? जाओ स्नान कर लो, तुम पूरी तरह पसीने से तर हो गए हो। क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? काम पूरा हो जाने के बाद हम चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। गुकुंगे ने लिन्युआन पर नजर डाली और पाया कि वह अभी भी दरवाजे पर खड़ा था, इसलिए वह मदद नहीं कर